ग्रीन टीवी आज की ये किसान चौपाल जो लगा रहा है वो यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आरडीए फाउंडेशन, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, कोठारी इरिगेशन, HMIL यानी हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड और के सहयोग से लगा रहा है। और हमारे जितने भी किसान आज के किसान चौपाल में हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के किसान चौपाल में। साथ ही बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, गेस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आज के किसान चौपाल में। और बिना देरी किए मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, किसान चौपाल में आए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, सीनियर साइंटिस्ट कम हेड KVK हस्तिनापुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विजय कुमार जी हैं, चीफ एग्रोनॉमी, सर प्लीज स्टेज पर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर RK धूरिया जी हैं, संपा एग्रीटेक लिमिटेड से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गजेंद्र यादव जी, कोठारी इरिगेशन से, सर कृपया स्टेज पर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। विकास धवन जी, सेल्स मैनेजर फॉर्च्यून हुंडई से, सर कृपया स्टेज पर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। TS राठौर सर हैं हमारे साथ, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, कृपया स्टेज पर आए। और ऐसी पूरी उम्मीद, ऐसी पूरी आशा, आपको विश्वास हम दिलाते हैं कि आज के कार्यक्रम में, आज के किसान चौपाल में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा आप सीख कर जाएंगे। तो अगले 2-2.5 घंटे जो ये किसान चौपाल चलेगी, अपने फोन साइलेंट पर रखिएगा और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको स्पीच देंगे, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे आज के कार्यक्रम में, उन्हें ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो आप सीखेंगे उसका टेस्ट भी आज ही होगा। जब हमारे स्पीकर्स की स्पीच होगी उसके बाद आपको उसी विषय से संबंधित एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। नोटपैड और पेन आप सभी के पास है, तो जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब लिखिएगा, माइक आप तक पहुंचेगा, जवाब आप माइक में ही बताइएगा और उसके बदले में फिर आपको यदि जवाब ठीक होता है तो आपको एक इनाम भी ग्रीन टीवी की तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कृषि में बहुत जरूरी होती है मिट्टी की जांच, जिसे किसान अक्सर अवॉइड करता है। तो आज के कार्यक्रम में, आज के चौपाल में आप ये सीख कर जाइए कि सॉइल टेस्टिंग कितनी जरूरी है। राकेश कुमार तिवारी सर प्लीज स्टेज पर आइए। इस प्रांगण में उपस्थित सम्मानित किसान भाइयों, आज गन्ने पे जो चर्चा है, सबसे पहले मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है, तो इस विषय में इतने किसान भाई बैठे हैं, क्या किसी ने कभी मृदा परीक्षण कराया है? कराया है? इससे आपको लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो सबसे पहले हमें मिट्टी परीक्षण क्यों कराना आवश्यक है? क्योंकि आज जो हमारी मिट्टी है एकदम से धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। इसका कारण क्या है कि हम अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, असंतुलित उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, और जो हमारी मिट्टी है वो सिर्फ धान, गेहूं, गन्ने पर आधारित हो गई है, जिससे कि जो हमारी मिट्टी में उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उर्वरा शक्ति का मतलब ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व जो है जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो सब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। आज आप देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर अब आपको ब्लड टेस्ट के लिए लिखता है, पहले दवा नहीं लिखता, क्योंकि एक सिम्टम्स के कई रोग लग रहे हैं। तो इसलिए अगर हम मिट्टी परीक्षण कराते हैं तो हमें ये मालूम चलेगा कि मिट्टी परीक्षण में हमें नाइट्रोजन की कमी है कि, तो सबसे पहले हम मृदा नमूना कैसे लें। कई किसान भाई क्या करते हैं कि एक जगह से मिट्टी ले आते हैं और वो लैब में दे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मृदा नमूना कैसे लें, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो खेत है हमारा, उसमें हम मेड़ के चारों तरफ एक एक हाथ छोड़ दें और एक सिंपल सा है, आप कोई भी लोहे का एक पाइप ले लें जिसमें 6 इंच का निशान लगा दें और पूरे खेत में 20 से 25 जगह से आप नमूना एकत्र करें और प्लास्टिक का टब हो उसमें आप एकत्रित करते जाएं। जब आप एकत्रित करते जाएंगे उसके बाद आपको अच्छे हाथ से, मतलब उसमें आप कहीं से यूरिया, डाई, पोटास या कोई भी हाथ में आपके न लगा हो, उसको आप सम्मिलित करेंगे, मिलाते रहेंगे। मिलाने करने के बाद आप 250 ग्राम मिट्टी जब
रह जाए तो आप उसको एक थैली में रख लें, उसमें आपको अपना नाम या खेत की पहचान और कौन सी फसल बोई थी और कौन सी फसल लेनी है, ये आपको उसमें लिख के आप किसी भी लैब में दे जाएं। अब मिट्टी में क्या क्या तत्व होते हैं, जैसे सबसे पहले उसमें देखा जाता है पीएच, कि मिट्टी का पीएच कितना है। अगर 6.5 से 7.5 है तो आपकी मिट्टी उर्वरा शक्ति में ठीक ठाक है। जैसे मनुष्य का बुखार 99-100 हो जाए तो वो बुखार माना जाता है कि वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर मिट्टी का पीएच भी 7.5 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब हमारा ऊसर की तरफ मिट्टी बढ़ रही है। दूसरा होता है उसमें विद्युत चालकता, जो मिट्टी टेस्ट में प्रयोग किया जाता है कि जो आप उर्वरक ले रहे हैं वो पौधा ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो विद्युत चालकता 0.27-0.1 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा उसमें जो मुख्य तत्व है वो जीवांश कार्बन है। जीवांश कार्बन अगर आपका 0.8-0.7 है मिट्टी में, तो जो आप उर्वरक डाल रहे हैं, जीवांश कार्बन क्या है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म जो उसमें जीवाणु हैं, उसको जो आप उर्वरक डाल रहे हैं या जो पौधे से पत्तियां गिर रही हैं उसको वो समावेशित करता है जीवांश कार्बन में। अब 1 ग्राम में 10 अरब जीवाणु होते हैं, 1 ग्राम सॉइल में 10 अरब जीवाणु होते हैं। और जीवांश कार्बन जो है पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे मेरठ का, उत्तर प्रदेश का 0.2 और 0.3 चल रहा है, जिसके कारण कि जो हम उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो पौधा ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अब जीवांश कार्बन कैसे बढ़ेगा? जीवांश कार्बन ऐसे बढ़ेगा कि अगर आप गन्ना ले रहे हैं तो उसके साथ आपको सह फसली खेती करनी पड़ेगी। सह फसली खेती का मतलब क्या है कि आप गन्ने के साथ उड़द, मूंग, मसूर, ढैंचा, इन सब का समावेश करें और मिट्टी में उसको पलट दें। तो जीवांश कार्बन अगर बढ़ गया तो जो आप उर्वरक डाल रहे हैं वो पौधा उसको ग्रहण करेगा। जो उसमें पौधे की पत्तियां गिर रही हैं वो अवशेष में बदल के फिर वो उसमें बदलेगा। इसके बाद आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इन सब का भी मुख्य रोल है। जैसे मनुष्य का मुख्य भोजन क्या है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। उसी प्रकार हमारे जो पौधों का मुख्य भोजन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अब सल्फर भी आ गया उसमें। इसके बाद आप सलाद लेते हैं, चटनी लेते हैं, अचार लेते हैं, तो उसी प्रकार जो पोषक तत्वों का है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, तो उनका भी प्रयोग करना चाहिए। कई किसान भाई डीएपी की टॉप ड्रेसिंग बाद में करते हैं, तो उर्वरकों का प्रबंध भी हमें इस तरह करना चाहिए कि जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनका बुआई के समय हमें प्रयोग करना चाहिए और मृदा परीक्षण के आधार पे उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें 2 किलो डीएपी देना पड़ेगा और 1 किलो पोटास देना पड़ेगा। एक उर्वरक दूसरे उर्वरक की पूर्ति नहीं कर सकता। अगर पौधे में नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी आ रही है तो पौधे में क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे? पौधे का जो पत्तियां उसका कलर पीला हो जाएगा, और पीला अगर सल्फर की कमी आ रही तो भी पौधे का जो पत्तियां वो पीली हो जाएंगी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर सल्फर की कमी आ रही है तो जो नई पत्तियां हैं वो पीली पड़ेंगी, और नाइट्रोजन की कमी आ रही है तो पुरानी पत्तियां पीली पड़ेंगी। दूसरा क्या है? पोटास। अगर पोटास की कमी आ रही है तो जो पौधे का पत्तियों का जो अगला भाग है, सिरा भाग, वो आपको जला हुआ दिखाई पड़ेगा कि जैसे वो पत्तियां जल गई हैं, मुड़ गई हैं। तो किसान भाई भी समझ सकते हैं कि इसमें पोटास की कमी है। दूसरा, अगर आयरन की कमी आ रही है तो जो भी पौधा है उसकी पत्तियां एकदम जालीदार हो जाएंगी, हरा रंग उसमें खत्म हो जाएगा। तो किसान भाई वो भी समझ सकते हैं कि इसमें आयरन की कमी आ रही है।
दूसरा भी उन उर्वरकों का प्रयोग क्यों है, फास्फोरस क्या काम करता है, पोटास क्या काम करता है, जिंक क्या काम करता है। जैसे अब धान का खेत है, अगर उसमें जिंक की कमी है तो आप देखेंगे पत्तियों पे एकदम लाल रंग का निशान पड़ जाता है, जैसे किसी ने पान खा के थूक दिया उस पर। तो जिंक का सिम्टम सबसे बढ़िया धान में आता है। और धीरे धीरे पोटास है, पोटास क्या काम करता है, पौधों में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अधिकतर हमने मेरठ मंडल में देखा है कि पोटास का प्रयोग किसान भाई बहुत कम करते हैं। जब पोटास हमारे अनाज में नहीं है, तो जब पोटास हमारे शरीर में है ही नहीं, पौधों में है ही नहीं, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल आदमी जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है। आयरन की कमी आ रही है, आयरन की गोली खानी पड़ रही है। और उर्वरकों का हम अगर संतुलित प्रयोग करें तो जो लागत लग रही है बढ़ाना है, जीवांश कार्बन बढ़ाने से जो हम उर्वरकों का प्रयोग करेंगे वो पौधा ग्रहण करेगा। और समुचित विधि से अगर उर्वरक प्रयोग करें, अब आप देखिए धीरे धीरे आ रहा है हमारा नेचुरल फार्मिंग। किसान पहले खेत बैल से जुताई करता था तो जमीन भुरभुरी होती थी। अब धीरे धीरे 35 हार्स पावर, 50 हार्स पावर, 60 हार्स पावर तक का ट्रैक्टर आ गया। अगर किसान भाई 3 इंच तक की जमीन अपनी सही कर लें, 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे, तो आप देखिए आपका अपने आप उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि हम जल सिंचाई करते हैं, सिंचाई भी अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। अगर गोबर की खाद, हरी खाद, फसल चक्र, इन सब का हम प्रयोग करें तो जीवांश कार्बन और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होगा। और जब मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा तो उसके साथ हमारा भी स्वास्थ्य ठीक होगा, पशुओं का स्वास्थ्य ठीक होगा और हमारी धरा जो है वो स्वस्थ रहेगी और प्रसन्न रहेगी। अगर आपका कोई प्रश्न हो मिट्टी परीक्षण के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं राकेश सर से गुजारिश करूंगी कि सर आपने जो कुछ जानकारियां अभी फार्मर्स को दी उससे संबंधित एक सवाल आप पूछें और जिस भी किसान को ये मालूम हो कि जवाब क्या है वो सिर्फ हाथ उठाइएगा, माइक आप तक आएगा, माइक में अपना नाम बताकर सवाल का जवाब दीजिएगा। सर सवाल पूछिए। स्वास्थ्य मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 पीएच होना चाहिए स्वस्थ मिट्टी का। धन्यवाद। कृषि विभाग से श्रीपाल सर, सर कृपया स्टेज पर आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी विजय कुमार सर हैं, चीफ एग्रोनॉमी। सर प्लीज स्टेज पर आए और आप हमारे किसानों को बताएं कि गन्ने की खेती में फर्टिलाइजर और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करें, उर्वरकों का और पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरीके से करें। सर नमस्कार, बहुत अच्छी आवाज है। आज जो गन्ना फसल प्रबंधन पे विस्तृत चर्चा करनी है तो उसके बारे में हम समझेंगे। अभी एक हम उत्तर प्रदेश के गन्ने के बारे में देखेंगे। भारत में 3 बार बुआई करते हैं। उसमें अक्टूबर यानी शरदकालीन, फरवरी मार्च यानी बसंतकालीन और जुलाई में अर्धसाली। ये अर्धसाली का आप बुआई करते हो, इधर नहीं होता है तो आप जो करते हो शरदकालीन यानी अक्टूबर में करते हो, बराबर। और अभी फरवरी मार्च में उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है। अक्टूबर में भी यही तापमान मिलता है। शरदकालीन की बुआई अक्टूबर में होती है और सबसे ज्यादा होती है या आप फरवरी मार्च में ज्यादा करते हो? फरवरी मार्च में ज्यादा करते हो। अभी गन्ने के बारे में जानकारी थोड़ी सी होनी जरूरी है। कुछ आंकड़े हैं यहाँ पे मैंने दिए हुए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। कितना क्षेत्र है सबसे ज्यादा, मतलब कितना? तो 2,17,700 हेक्टेयर का क्षेत्र है अकेले अपने उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में 21,77,000 इतना बड़ा क्षेत्र अकेले उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में आता है महाराष्ट्र, तो 12,32,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है। तमिलनाडु आता है 1,45,000। पूरे भारत में
50,98,000 क्षेत्र सिर्फ गन्ने का है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश में है। अभी आप उत्पादन के बारे में देखेंगे, उपज के बारे में देखेंगे, उत्तर प्रदेश का 77.55 हेक्टर प्रति हेक्टर का है, ये सबसे कम है। बाकी सारे राज्यों का अगर देखेंगे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे ज्यादा उत्पादन लेता है पर हेक्टर। उत्तर प्रदेश का पर हेक्टर उत्पादन क्यों कम है, ये आप ही बताएंगे या मैं बताऊं? गन्ना कौन उगाता है? आप किसान लोग सब उगाते हैं, तो आपका उपज क्यों कम है? उपज बढ़ती क्यों नहीं है? बीमारी नहीं आ रही, बीमारी हम में है, पौधों में उपजाऊ कमी नहीं है। आप ये समझ लीजिए, पूरे भारत में सबसे उपजाऊ जमीन यमुना और गंगा के बीच में जो जमीन है वो सबसे दुनिया में सबसे उपजाऊ जमीन है। अब अगर आपकी जमीन को नाम रख रहे हैं, उसको खराब बोल रहे हैं, तो आपकी जमीन मेरे नाम पे कर दीजिए, मैं वहां 100 टन निकाल दूंगा 1 एकड़ में। अभी गन्ने की उपज कम क्यों है, इसके बारे में एक पॉइंट वाइज जानेंगे हम लोग। तो गन्ने के उत्पादन हम कितना ले सकते हैं, आपकी जमीन की ताकत कितनी है? आपकी जमीन की ताकत है 2500 क्विंटल प्रति हेक्टर, इतना उपज निकल सकता है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, सबसे अच्छी जमीनें आपकी है। इसलिए इस आंकड़े को आपके दिमाग में रख लीजिए, ताकि हम उसी तरीके से अपने खेतों में काम कर सके। जब तक आप खुद तय नहीं करोगे कि मुझे इतना उपज निकलना है 2500 क्विंटल प्रति हेक्टर, निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकालोगे? तो आपकी जमीन मेरे नाम पे कर दो, मैं निकाल दूंगा। इससे ज्यादा बहुत अच्छी बात है। एक खेत में करके दिखा दो। ओके, ठीक है, एक खेत में करके दिखा दो, एक ठीक है। अभी मैं एक जो बात बता रहा हूँ, ये बात सही है या गलत है, अभी चर्चा करेंगे। अगर पूरे भारत के हिसाब के देखने गए तो भारत का सबसे पूरा 68 मेट्रिक टन पर हेक्टर है। ये सारे आंकड़े अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन आपको तमिलनाडु में दिखता है। तमिलनाडु के किसान जो है सबसे ज्यादा उत्पादन लेता है। तो अपनी किसान सबसे ज्यादा उपज ले सकता है, मगर वो कम हो रहा है। उसकी सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका कारण क्या है कि हमारे खेतों में जो पानी जाता है इसी तरीके से जाता है, बराबर है, खुला पानी जाता है, सही है। यहाँ कितने लोग हैं कि जिनके खेतों में ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है? एक भी नहीं। एक है, सिर्फ एक किसान है जिसके खेतों में ड्रिप इरिगेशन लगाए। थोड़ी सी तालियां हो जाए जोरदार। अरे आपके सरकार ने 80%, 90% सब्सिडी दे रखी है। एक किसान आपका भाई, उसके लिए इतनी छोटी सी तालियां। चलो ठीक है, ज्यादा पानी देने से सबसे पहले जमीन खराब हो जाती है, ये ध्यान में रखिए। और मिट्टी की उर्वरक की कमी होना। अभी सॉइल साइंटिस्ट सर ने सॉइल के बारे में बहुत अच्छी और सही जानकारी आपको दी है। आप ये समझ लीजिए, आप ध्यान में रखिए। आज जाने के बाद आपकी मिट्टी के नमूने निकालकर आपको सॉइल टेस्टिंग करनी है। हम जिस एरिया में जहां बैठे हैं, ये केवी की कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ भी सॉइल टेस्टिंग होता है। कितने आपको सारे आपके मिट्टी के और पानी के नमूने सब यहाँ टेस्टिंग के लिए लेके आइए। समझ लीजिए आपकी मिट्टी की ताकत कितनी कम है या ज्यादा है, उसी हिसाब से हमें खेती किस तरह से करनी है ये जानकारी हो जाती है। ये पानी, खुला पानी देने की सारी पद्धतियां हैं। ये पद्धतियां अगर आप बंद करेंगे तभी हर साल आपका उत्पादन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जब ये आंकड़े आप ध्यान में रखिए और उसकी जानकारी भी हम एक पॉम्पलेट है हमारा, उसमें भी आपको एक कंपनी है कोठारी इरिगेशन, उनके मैंने देखा है कि उसके पॉम्पलेट में ये जानकारी दी गई है। शरदकालीन गन्ना लगाते हैं, पूरे एक साल भर में गन्ने को पानी कितना दिया जाता है, किसी ने चेक किया है क्या?
एक साल भर में गन्ने को 1,30,00,000 लीटर पानी दिया जाता है। कितना? 1,30,00,000 लीटर पानी। अगर उसी जगह पे अगर हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो 60 लाख लीटर पानी इतना ही लगता है, यानी कि 50% से भी कम पानी गन्ने को लगता है। हम उससे ज्यादा पानी दे देते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? आप मुझे यहाँ भी एक सवाल है मेरा कि आप खाना खाने के लिए सुबह और शाम को खाना खाते हैं 2 बार, तो खाना खाने से पहले 2 लोटा पानी पीने का और खाना खाने का, खाना हजम होगा? हजम होगा नहीं। तो खेतों में सबसे ज्यादा पानी होने के वजह से जड़ें काम नहीं करते, उर्वरक खींच नहीं पाते, इसके लिए अपने गन्ने की उपज नहीं बढ़ती। ज्यादा प्रमाण से ज्यादा अगर पानी होगा तो उपज में कम आएगी। बचतकालीन गन्ना लगाते 1,20,00,000 लीटर पानी, ड्रिप लगाओगे तो 50 लाख लीटर पानी, पेड़ी करते हो तो पेड़ी को 1,10,00,000 लीटर पानी दिया जाता है पूरे साल भर में। अगर ड्रिप इरिगेशन करोगे सिर्फ 45 लाख लीटर पानी लगेगा और आपकी जो उत्पादन है, उपज जो आती है तो 500 से 600 क्विंटल आती है, बराबर है। तो उसका उपज कैसे बढ़ाना है? सबसे पहले अभी सर ने भी, अभी सॉइल साइंटिस्ट ने बताया कि आपको पशु गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना चाहिए? फैक्ट्री का कंपोस्ट यूज करते हैं आप? शुगर फैक्ट्री का नहीं, शुगर फैक्ट्री से जो कंपोस्ट मिलता है प्रेसवर्ड कंपोस्ट, आप उसका डिमांड नहीं करते इसलिए शुगर फैक्ट्री देती नहीं है। आप महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में जाओगे, किसान हर एकड़ में कम से कम 5 से 10 टन ये प्रेसवर्ड कंपोस्ट का खाद का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेसवर्ड कंपोस्ट गन्ने से ही बनता है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आता है। इसका इस्तेमाल करें, बहुत जमीन की उपज अच्छी बढ़ती है, जमीन उपजाऊ अच्छी बन जाती है। पशु खाद के साथ साथ उसको भी मिला दिया जाए तो कितना मिलाना चाहिए? तो कम से कम 500 क्विंटल तो 1 एकड़ में होना चाहिए। फैक्ट्री प्रेसवर्ड 500 क्विंटल। फैक्ट्री का बॉयलर का ऐश होता है, फैक्ट्री के जगह में ऐसे पड़ा रहता है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है बॉयलर ऐश। ये सबसे पहले गन्ना लगाने से पहले अपने मिट्टी में सब मिला देना चाहिए। गन्ना लगाने से पहले जब जमीन आप तैयार करते हैं, तैयार करते वक्त ये सारे फर्टिलाइजर आपको जमीन में डालना है। कंपोस्ट या तो आपके पास जान पशु के खाद है तो पशु का गोबर है तो पशु का गोबर उसमें डालिए, या तो फैक्ट्री का कंपोस्ट है वो डालिए, और फैक्ट्री का बॉयलर की ऐश का भी इस्तेमाल करना चालू कीजिए। उसका बहुत बड़ा फायदा आपकी जमीन को उपजाऊ बनने के लिए फायदा होता है। उसके साथ साथ बेसल डोज देना जरूरी है। कितने लोग बेसल डोज डालते हैं गन्ना लगाते वक्त? कोई नहीं डालता। डालते हैं बेसल डोज? शुरुआती डोज कोई डालता है? नहीं। तो शुरुआती डोज डालना बहुत ही जरूरी है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 से 4 गोनी प्रति एकड़ डालना जरूरी है। आपकी गन्ने का मैंने देखा है कि गन्ने की साइज छोटी रहती है, ऐसी बड़ी गन्ने की साइज मिल सकती है क्या? तो जरूर मिलेगी, मगर उसके लिए सुपर फॉस्फेट की जरूरत होती है, वो आपको बेसल डोज में देना है। बात उसके साथ साथ पोटाश 102 गोनी देना है। फेरस सल्फेट सर ने भी बताया, मिट्टी में आपकी जो फेरस की कमी होने की वजह से पत्ते पीले दिखते लगते हैं, तो फेरस सल्फेट इस्तेमाल कीजिए। और उत्तर प्रदेश में अगर बारिश देखेंगे तो बहुत सारी बारिश होती है, ठंड देखेंगे तो बहुत सारी ठंड होती है, और गर्मी में भी बहुत सारी गर्मी होती है। ये तीनों सीजन में गन्ने को सही तरीके से बढ़ने का मदद करती है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन खाद का इस्तेमाल गन्ना लगाने से पहले ही करना जरूरी है, ताकि पूरे साल भर उसको गन्ने को वो मिलता रहेगा। ऊपर वाला है सेंद्रीय खाद, नीचे जो दिए गए हैं 4 वो है रासायनिक खाद। इनको सबको मिला के मिट्टी में मिलाना है। मिट्टी में मिलाने के बाद ही गन्ना लगाना है, ऐसे ही गन्ना डायरेक्ट लगाना नहीं है। सर ने भी बताया सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग बहुत जरूरी है, वो करिए। आज जितने लोग चौपाल में आए हैं, हर कोई, ये मेरा मोबाइल नंबर भी मैं देता हूँ, मुझे फोन करके बताया हमने मिट्टी का नमूना टेस्ट किया है, ये रिपोर्ट है, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आगे क्या करना है मैं आपको पूरे गन्ने की जानकारी आपको दिया करूंगा।
गन्ना लगाने की जो विधि है आपके यहाँ, आप जो गन्ना लगाते हैं इसी तरीके से लगाते हैं क्या? पानी छोड़ के गन्ना ऐसे नहीं लगाते, किस तरह से लगाते हैं? अच्छा चलो ठीक है, अलग। और आपको गन्ने की टुकड़े कैसे करते हैं आप? गन्ना लेना, हाथ से टुकड़े करना, दो टुकड़े करते हैं या 3-4 करते हैं? मतलब 2 आंखों के रहते, 3 आंखों के रहते, 3, कुछ लोग 2, कुछ लोग 4, बराबर? हाँ 5। अच्छा, गन्ना लगाने का सही तरीका है 2 टुकड़े वाला ही गन्ने का इस्तेमाल करें। जब भी गन्ना काट कर आपके खेतों में आता है, गन्ना लगाना है तो नीचे बैठा जाए, बैठकर गन्ने को आराम से काट दिया जाए 2-2 टुकड़ों में। जब गन्ना पूरा रहता है, जो पत्तियां आती है ऊपर की, उसको आप क्या कहते हैं? हाँ, तो उसके नीचे वाले जो 3-4 टुकड़े होते हैं, यानी कि जो आंखें हैं, वो गन्ने के टुकड़े नहीं लेना है। और निचले वाला जो हिस्सा है जमीन की तरफ का, तो निचले वाले हिस्से का भी 2 टुकड़े हमें लेना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले जो गन्ने हैं तो उसका उपज बढ़ाने की ताकत उसमें नहीं रहती, और निचले वाले गन्ने के टुकड़ों में भी वो ताकत नहीं रहती। तो ये दोनों टुकड़े, दोनों जगह के गन्ने के टुकड़े नहीं लेना है। समझ में आ गया? ये बहुत ही जरूरी है, ताकि आपकी उपज बढ़ाने के लिए बीज अच्छा होना जरूरी है। जब आप बीज काटते हो, बीज काटते वक्त अगर गन्ने के बीज पे टुकड़े में बीच में कहीं कीड़ा लगा है, वो टुकड़ा खेत में लगाना नहीं है। वो टुकड़ा खेत में नहीं लगाना जिसको कीट लगा है, ताकि अच्छा गन्ना आप जमीन में लगाओगे तो उसका फायदा उत्पादन बढ़ने में होता है। आप कीट वाले भी टुकड़े खेतों में लगा देते हो, उसके वजह से उत्पादन नहीं बढ़ता। और आप ट्रीटमेंट करते हो गन्ने के टुकड़े का, उठा के सीधा गन्ना लगा देते हो, गन्ने के टुकड़े लगा देते हो, ऐसा ना करें। क्या है, बहुत आसान तरीका है जिससे जर्मिनेशन बढ़ता है। कार्बन डेजियम 500 ग्राम, और हम चूना, जो चूना रहता है वो 5 kg चूना 100 लीटर पानी में घोल बना के बनाना है, और उसमें 10 से 15 मिनट ये टुकड़े डाल के रखना। फिर बाद में वो सारे गन्ने के टुकड़े खेतों में लगाना है। ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लगाना, ताकि उसका जर्मिनेशन बढ़ता है और फायदा, बहुत अच्छा फायदा होता है। और गन्ना लगाने का तरीका देखिए, आप क्या करते हो, सीधे गन्ना लगा देते हो, पानी छोड़ देते हो, मगर ड्रिप इरिगेशन पे ही गन्ना लगाएंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। गन्ने के टुकड़े रखते हो, जमीन में कितना नीचे चला जाता है? 4 इंच। क्यों 4 इंच नीचे क्यों चला जाता है? पैर से दबाते हो, आप पैर से दबाते हो। आपके जेब में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपए तो होंगे कम से कम। जब जेब से पैसे गिर जाते हैं, हाथ से उठाते हो, पैरों से उठाते हो? पैरों से क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हम उसको लक्ष्मी बोलते हैं, बराबर? वो पैसा कभी पैरों से नहीं उठाया जाता, हाथों से उठाया जाता है, माथे को लगाते हैं, फिर जेब में डालते हैं, बराबर है? तो टुकड़े से पैसे बनते हैं या नहीं बनते? गन्ने के टुकड़े से पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे? अगर आप पैरों से टुकड़े दबाओगे तो आपका उपज नहीं बढ़ेगा। गन्ने के टुकड़े के ऊपर 1 इंच से ज्यादा मिट्टी नहीं गिरनी चाहिए। जितनी जानकारी आपने किसानों को दी है उसमें से कितनी समझ में आई है और कितनी ग्रहण करके आज किसान चौपाल से जाने वाले हैं किसान, आपका एक सवाल और उसका जवाब जो फार्मर देंगे वो बताएं। गन्ने को जब हम खुला पानी देते हैं कितना लीटर पानी लगता है, और जब ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं कितना लीटर पानी लगता है? मैं जगत सिंह चौहान, ग्राम सराय खादर, खुला पानी 1 करोड़ 30 लाख लीटर पानी लगता है। सही जवाब सर, स्टेज पर आ जाइए। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी R.K. धूरिया सर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आप आए और बताएं हमारे किसानों को कि इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है और धानुका के पास किसानों के लिए, खासतौर पर गन्ना किसानों के लिए क्या कुछ खास है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ग्रीन टीवी की इस चौपाल में आए डॉक्टर ओमवीर सिंह, जो कि KVK हस्तिनापुर के हेड हैं, उनके साथ बैठे अन्य वैज्ञानिक गण
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश से आए अधिकारी, सभी किसान भाई और मेरे साथी, मैं सभी का आज की इस किसान चौपाल में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रीन टीवी की टीम को, जो उन्होंने ये प्रोग्राम चौपाल ऑर्गेनाइज की और हम लोगों को आपसे बात करने का मौका दिया। चूँकि समय कम है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी समय में पूरा करूँ। दोस्तों, धानुका कोई भी मंच हो, उस हर मंच के ऊपर बात करती है किसान के सम्मान की, किसान के परवाही की। मैं इसका संदर्भ देना चाहूँगा कि 1965 में अपने देश के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। टेम्परेचर चाहे -50 डिग्री हो, चाहे +50 डिग्री हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो, चाहे ग्लेशियर हो, लद्दाख हो, जब हमारा जवान पहरा दे रहा है, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, तो आप और हम चैन की नींद सोते हैं, अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी तरह से हमारे देश का किसान जब खेत में है, चाहे मौसम कैसा भी है, सर्दी है, गर्मी है, सर्दी है, लेकिन किसान खेत में है, तो भी देश को, देश के नागरिकों को एक सुरक्षा मिलती है, और वो सुरक्षा है खाद्य सुरक्षा। हम लोग धानुका में बात करते हैं कि किसान को अन्नदाता कहना ही काफी नहीं होगा। किसान देश की ग्रोथ में बराबर का भागीदार, एक मुख्य पिलर है। ये आप लोगों ने सिद्ध किया जब कोरोना आया हुआ था। 2 साल तक हर एक चीज बंद थी, ट्रेन भी बंद हो गई। यह मैंने भी मेरी जिंदगी में पहली बार देखा। सब कुछ बंद था, लेकिन एक चीज फिर भी चल रही थी। देश का किसान तब भी खेत में था, खेती चल रही थी। तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड देश के सभी नागरिकों की तरफ से, भारत देश की तरफ से आप सभी किसानों का, या देश के किसानों का इसी जज्बे को, इसी मेहनत को प्रणाम करती है। और एक वीडियो है, आइए मिलके देखते हैं, जो देश के किसानों को समर्पित है। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। धानुका जो भी तकनीक नहीं लेके आती है, ये देख के लाती है कि ऐसी तकनीक लेके आए जिससे देश के किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सके। उनमें से 1-2 प्रोडक्ट की मैं आज बात करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। धानुका 1980 में स्थापित हुई थी। धानुका के पास लगभग 100 के लगभग ब्रांड है, और हर एक ब्रांड के अगर 4-5 पैक भी लगाए तो 400-500 पैक अवेलेबल कराती है। पूरे देश में अलग अलग स्टेट में गोडाउन्स हैं। उन गोडाउन्स में बनने के बाद फिर ये धानुका के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं। लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों तक धानुका के उत्पाद। धानुका की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक राजस्थान में, एक जम्मू एंड कश्मीर में, गुजरात में। अभी रिसेंटली हम लोग टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं, और धानुका को कई तरह की क्वालिटी के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। ये दर्शाते हैं कि धानुका क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। हम लोगों की खुद की R&D लैब है, जिसमें हम लोग नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं।
यानी आप ये समझ लीजिए कि कोई नई बीमारी आई, फंगस पे किसी दवा को चेक करना है तो इसी लैब में करते हैं। सीजन की जरूरत नहीं कि भाई जब सर्दी आएगी, आलू लगेगा, जनवरी में लेट ब्लाइट आएगी तब टेस्ट करेंगे। नहीं, लैब में ही हम लोग वो जीवाणु लैब में ही रखते हैं और किसी भी मौसम में कभी भी उसको टेस्ट करके उसका देख लेते हैं कि कौन सी दवा कारगर है। चूंकि समय चल रहा है, सभी बायो की बात करते हैं, तो धानुका भी बायो प्रोडक्ट लेकर के भी आ रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बायो से ही काम चलेगा, पर लगता है कहीं ना कहीं केमिकल और बायो को मिला करके ही आगे लेकर के जाना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ी सी बात गन्ने के ऊपर करूँगा। गन्ने में यही समय है कि आप लोग सोइंग की तैयारी कर रहे हैं, बुआई की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम 4 चरण में बांटते हैं गन्ने को कि एक तो जर्मिनेशन फेज हो गया, फिर टिल्डिंग का फेज हो गया यानी ब्याज का समय है, उसके बाद मैच्योरिटी और फिर हार्वेस्टिंग। ये स्टेज और अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो चूंकि अभी बुआई का समय है तो मैं बात उसी से ही करूँगा। मेरे से पहले 2 जनों ने बात करी मिट्टी के स्वास्थ्य की बात, मृदा के स्वास्थ्य की बात। मैं भी बात यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका मिट्टी का स्वास्थ्य कितना जरूरी है। हम कहते हैं धरती हमारी माँ है। अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो हम ये जानते हैं कि होने वाले संतान भी स्वस्थ पैदा होती है। इसी तरह से अगर हमारी जमीन स्वस्थ है तो होने वाली फसल भी स्वस्थ रहेगी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य वैसा नहीं रहा, कारण जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो जीवांश है वो कम होता चला जा रहा है। क्यों कम होता चला जा रहा है? एक, लगातार खेती हो रही है, खेत खाली नहीं रहता, हम खेत से लेते ही चले जा रहे हैं। ये तो गन्ना है, मैं तो कहता है ऐसी जगह भी जहाँ 4-4 फसलों की बात करते हैं वो ले रहे हैं। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग, माफ कीजिएगा लेकिन कुछ जगह तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल आंख बंद करके हो रहा है। जितनी जरूरत है उतना देना जरूरी है। जब हम उससे ज्यादा देंगे तो कोई भी चीज ज्यादा देंगे तो वो खराब करती है। मैं कहता हूँ मेरे को भूख लगी 4 रोटी की और मैं 10 रोटी खा लूंगा तो मेरा पेट खराब ही होगा, ये आप मान लीजिए। तो जमीन को जितने फर्टिलाइजर की जरूरत है उतनी दीजिए, जो डॉक्टर साहब ने बताया जांच करा करके दीजिए। फिर देसी खाद बंद हो गया है, केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है, और चूंकि लगातार फसल लेते हैं तो इरिगेशन भी उसी तरह से, सिंचाई भी हम लोग करते हैं। जब सिंचाई बढ़ती है, अगर पानी वाटर हार्ड है तो जमीन की पीएच इम्बैलेंस होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। तो आइए मिलके एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये मिट्टी, यही हमारी असली विरासत है। इसकी जिम्मेदारी पुरखों से होते होते आज मेरे हाथों में है, और एक दिन ये छोटे नन्हे हाथ इसकी देखभाल करेंगे, पर तब तक उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। कर दिया ऐलान है, फसलों की शान है, खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। ये जड़ों को ताकत दिलाता है, उनकी क्षमता को बढ़ाता है, हर पोषण को पहुंचाता है, मजबूत फसल दे जाता है। झूमते खेत और खलियान है, हर किसान का अरमान है, खुशियां चूमे आसमां, ये अनमोल सा वरदान है। अब खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा
धानुका का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। यस, मैं माइकोर की बात करूं। माइकोर क्या है? माइकोर और कुछ नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये बायो फर्टिलाइजर है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये लाभकारी फंगस यानी जीवों से बना हुआ है। और एक चीज और है, हम जितना भी फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं ज़्यादातर ब्रॉडकास्ट यानी छिट्टा लगा करके देते हैं। और हर एक फसल, चाहे गन्ना हो या कोई सी भी हो, वो जड़ों द्वारा ही पानी, खाद, ये न्यूट्रिएंट सब उसी से ही लेते हैं। माइकोर क्या करता है कि जैसे ही आप माइकोर का एप्लीकेशन खेत में करते हैं, ये जड़ों का विकास 8 से 10 गुना तक कर देता है। क्योंकि फर्टिलाइजर जैसे कि जड़ अगर यहाँ पे है और फर्टिलाइजर अगर यहाँ पे गिर गया तो जड़ ले नहीं पाती, लेकिन अगर खेत में माइकोर का एप्लीकेशन होता है तो जड़ों का विकास ज़्यादा हो जाता है, तो फर्टिलाइजर का वेस्टेज नहीं होता और वो जड़ों द्वारा पौधा ले पाता है जो फर्टिलाइजर के ऊपर आपने खर्च किया है। और चूंकि माइकोर एक बायो फर्टिलाइजर है, एक देसी खाद है, तो जमीन में जाने के बाद ये ऑर्गेनिक मैटर देता है, जमीन को भुरभुरी बनाने में सहायता करता है, जड़ों के विकास में सहायता करता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। ये भी आप जानते हो, जड़ें अगर किसी भी पौधे की मजबूत है तो वो फसल भी मजबूत होगी, खाद पानी अच्छी तरह से लेगी, ब्यात अच्छी होगी और अल्टीमेटली उत्पादन भी अधिक आएगा। तो ये इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि जड़ों का विकास काफ़ी ज़्यादा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि पत्तियों की डेप्थ भी बढ़ जाती है माइकोर के एप्लीकेशन से। तो माइकोर का प्रयोग जो रिकमेंडेड है वो 8 किलो प्रति एकड़ की दर से है। 8 किलो प्रति एकड़। आप इसको 2 बार में करके भी दे सकते हैं। 4 किलो बुआई के वक्त डाल दें और 4 किलो पहले पानी के वक्त, यानी जब जो 30-40 दिन के आसपास जब आप फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं तो उसके साथ मिला करके आप इसको दे सकते हैं। ये चूंकि दानेदार है तो इसको आप दे सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के साथ मिला करके भी। नॉर्मली कहा जाता है कि बायो को केमिकल के साथ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन माइकोर एक स्पेशल जेल तकनीक से इसकी कोटिंग की जाती है। इसके ऊपर जीवाणुओं के ऊपर एक कोट किया हुआ है, इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप फर्टिलाइजर के साथ मिला करके इसको खेत में छिट्टा लगा दें, जिससे एक देसी खाद आप अपने खेत में दे पाएंगे। मात्रा याद रखिए माइकोर की 8 किलो प्रति एकड़। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको ये किस चीज का फोटोग्राफ है? कोई भी बताना चाहेगा? व्हाइट ग्रब, बिल्कुल ठीक है। और ये गन्ने में, मैं जब आया था 2004 में, तब मैंने देखा था उत्तर प्रदेश में टर्माइट यानी दीमक की समस्या है, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ दीमक की समस्या कम होकर के व्हाइट ग्रब की समस्या बढ़ती चली जा रही है। ये आप बीच में देख रहे हो, ये इसका अडल्ट है, और इस तरफ जो देख रहे हो ये जवान ग्रब है, और उस तरफ वाला मैच्योर है यानी बड़ा हो जाने के बाद। अगर मैं इसके जीवन चक्र की बात करूं तो ये करीबन 6 से 8 महीने तक खेत में बना रहता है और सर्दियों में जरूर नीचे चला जाता है। फिर जैसे ही ये अभी मौसम आया फरवरी मार्च का, तो ये ग्रब ऊपर आने लगता है और जड़ों को खाने लगता है और नुकसान शुरू कर देता है। और इसका जो नुकसान दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप देख रहे हो तो पहले पत्तियां सूखती हैं, फिर पूरा का पूरा ग्राउंड ये मतलब पौधा सूखने लगता है। मैं कई बार तो ये देखता है खेत एक गोले के आकार में बैठने लगता है नीचे से। इस तरह से ये व्हाइट ग्रब काफी ज्यादा नुकसान उत्पादन के ऊपर कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए धानुका ने एक नया उत्पाद दिया है जिसका नाम है व्हाइटेक्स। व्हाइटेक्स दोस्तों एक प्योर बायो प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये बायो प्रोडक्ट है व्हाइटेक्स, जिसका प्रयोग करके आप दीमक और व्हाइट ग्रब दोनों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। और इसकी जो रिकमेंडेड मात्रा है वो 2 किलो प्रति एकड़ है। आप जब बुआई करें तभी आप इसका एप्लीकेशन, सोइल एप्लीकेशन कर दें, तो ये व्हाइट ग्रब जो आप बुआई करते हो उसको सेट को खत्म नहीं कर पाएगा। आप अगर मैं इसके कंट्रोल की बात करूं कि ये कैसे करता है, ये आप देख रहे हो कि जो ग्रब होगी जमीन में,
ये जो फंगस है उसके शरीर के ऊपर डेवलप होने लगती है, हरे रंग की काई जमने लगती है और कुछ ही दिनों में वो ग्रब मरने लगता है। तो ये वाइटेक्स जो दवा है जो कि प्योर बायो प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं है, इस तरह से ये ग्रब को, गन्ने की ग्रब को, सफेद मैगिडार को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करती है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप हमारे स्टोर के ऊपर एक बायो प्रोडक्ट की बुकलेट है, आप वो ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बाद में आपको जो बैग मिलेगा उसके अंदर ये बुकलेट डली हुई भी होगी। अब मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा मोथे के ऊपर। गन्ने में खरपतवार, चूंकि गन्ना एक लंबी अवधि की क्रॉप है, इसमें खाद भी ज्यादा देते हैं, पानी भी ज्यादा देते हैं, तो खरपतवार भी ज्यादा उग करके आते हैं। सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा 3 तरह के खरपतवार है। सकरी और चौड़ी पत्ती फिर भी नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन मोथा दुनिया का सबसे खतरनाक खरपतवार है और ये कंट्रोल नहीं होता, किसी भी तरीके से नहीं होता। इसके जितने हिस्से काटे जाते हैं उतना ही मोथा और उग करके आता है। तो इसके नियंत्रण के लिए धानुका ने एक प्रोडक्ट 10 साल पहले दिया था, आप लोग प्रयोग करते हैं। तो जस्ट एक उसका छोटा सा वीडियो देखते हैं। अरे आनंद, भैया घर बहुत अच्छा बना है। धन्यवाद। अरे आओ चलो प्रसाद ले लो। नहीं, वो क्या है, खेत में मोथा निकला है तो उसी का बंदोबस्त करने जाना है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके खेत में? अरे हमारा तो हो चुका है। हो चुका है? हाँ। अच्छा चलता हूँ। अरे आनंद, हम बोल रहे, अरे उसका नाम बख्तावर। अरे आनंद, क्या बोले? कहाँ जा रहे हो? रुको ना, चाय तो ले लो। नहीं, रुकने का टाइम नहीं है, खेत से मोथा जाने को राजी ही नहीं। चलता हूँ। अरे कहाँ? चलो बच्चों, रेडी? और पुरुषोत्तम भैया। बोलो आनंद। कहाँ चल दिए? सोचा कि जरा फैमिली के साथ घूम के आ जाऊं। हाँ आप चलो। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मोथा तो आपके भी खेत में था, फिर भी आप इतने निश्चिंत कैसे? मैं तो इसे एक जगह काटता हूँ तो ये दूसरी जगह आ जाता है। आनंद, मैंने ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गांठों के ऊपर वार किया है। मतलब? सेम्प्रा ये मोथे को गांठों से खत्म कर देता है, तो इसे एक बार अपना और हर बार की चिंता छोड़ दे। धानुका का सेम्प्रा गांठों से खत्म करे मोथा। सेम्प्रा मोथे का सबसे बेहतर समाधान। तो दोस्तों, मोथा सेम्प्रा से नियंत्रित करें। ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, ब्लू ट्रायंगल है, सेफ प्रोडक्ट है। और चूंकि सेम्प्रा तो मोथा मारता है, लेकिन क्या कहते हैं कि बाकी खरपतवार के कंट्रोल के लिए आप इसमें वीड मार सुपर या बैरियर या मैट्रीब्यूजन 58% वाली 2,4-D मिला करके प्रयोग कर सकते हैं, जिससे सभी तरह के खरपतवार नियंत्रित हो जाए। बस सेम्प्रा जब भी प्रयोग करें, अगर मैं रेटून क्रॉप की बात करूं तो अगर आप जो ट्रैश है उसको जलाते हैं तभी हमारी सेम्प्रा की रिकमेंडेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोथा जब 3 से 5 पत्ती का हो तभी आप सेम्प्रा लगाएं, खेत में नमी हो तभी आप सेम्प्रा का प्रयोग करें। तो धन्यवाद, मेरी तरफ से आज इतना ही डिस्कशन था। मैंने बात शुरू करी थी माइकोर के साथ, फिर मैंने वाइट ग्रब के ऊपर वाइटेक्स की बात करी और फिर सेम्प्रा की बात करी। मेरे को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। लेकिन किसानों ने आपको कितना ध्यान से सुना है, आपका एक सवाल और किसानों में से किसी एक किसान का दिया गया जवाब बताएगा और हाथ खड़े कीजिएगा, माइक आप तक पहुंचेगा तभी जवाब देंगे आप। सर सवाल। मैंने बताया था कि देसी खाद की बात करी थी कि जमीन में हमने बात करी थी कि भी उसकी अगर फर्टिलिटी अच्छी है
तो उत्पादन भी अच्छा होता है। तो वो देसी खाद का नाम क्या है, उसकी गन्ने में रिकमेंडेड मात्रा कितनी है और किस तरह से लगाना है, यस अब आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। 8 किलो प्रति एकड़ गन्ने में। नाम भी बता दीजिए अपना। मोनू नागर माखन। आ जाइए सर स्टेज पर। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर ओमवीर सिंह जी को, सीनियर साइंटिस्ट कम हेड केवीके हस्तिनापुर। सर प्लीज आप स्टेज पर आएं और हमारे किसानों को बताएं कि कृषि विज्ञान केंद्र में किस तरीके से पहल की, जो किसान समाज है, कृषक जाति है, उसको उत्साहवर्धन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों का क्या महत्व रहा, क्या पहल रही। मुझे कहा गया कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए कैसे काम करता है, इसके बारे में आज चर्चा करें। और ये पहली बार है कि जब मैं बताने जा रहा हूँ कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के बारे में कैसे काम करता है, क्यों करता है। नहीं तो अभी तक हमारा और आपका जो संपर्क है वो इतना है कि कोई समस्या है तो आप हमारे यहाँ पर आए या हम आपके यहाँ गए, टेलीफोन से बात हो गई, या कोई प्रदर्शन के लिए बीज की डिमांड आ गई, आपके यहाँ प्रदर्शन लगेगा सर, यही इतने किसान को आमतौर पर जानकारी इसकी है। लेकिन इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की और कैसे काम करते हैं लोग, आज इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का जो मकसद है या सरकार का जो मकसद है वो सबसे पहले ये था कि किसान जो कर रहा है, जो उसे करना चाहिए, उसके बीच में अंतर है। जो वैज्ञानिक लोग अपनी बात बताते हैं वो ठीक ढंग से किसान तक नहीं पहुंच पाती है, वो किताबों में रह जाती है, जर्नल्स में रह जाती है, या फिर वो बड़े बड़े संस्थानों में रह जाती है। तो ये जो पुल बना हुआ था, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र नाम की एक संस्था को तैयार किया गया कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाए, ताकि जो रिसर्च होती है, जो शोध होता है कई संस्थानों में, उसकी सीधी जानकारी किसान को मिल जाए। जानकारी पहले भी मिलती थी, लेकिन जब बीच में कई सारे स्टेप हो जाते थे और वो पहुंचते पहुंचते VLW तक पहुंच जाती थी, तो जो चीज वहां से चलती थी VLW तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता, पता नहीं क्या की क्या पहुंचती थी। तो इसलिए कहा गया कि कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाए ताकि वैज्ञानिक सीधे किसानों के संपर्क में रहें। इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाया। अब हमारे पूरे भारत में लगभग 750 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें से 69 कृषि विज्ञान केंद्र, 69 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में है, और उनमें से एक आपके जिले में हस्तिनापुर में है, जहां पे आप बैठे हुए। सबसे पहले जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो सीधे के सीधे जो आप हमसे बात करते हैं, इसके पीछे बहुत सारी कवायद होती है। और वो कवायद क्या होती है? वो ये होती है कि जैसे कोई भी तकनीक निकलती है, कहीं से भी किसी संस्थान से निकलती है, वो सीधे के सीधे आप तक हम नहीं पहुंचाते उसको। अभी धूरिया साहब बात कर रहे थे, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे पेस्टिसाइड आपके पास हैं, लेकिन सबके सब सीधे के सीधे हम आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। हम पहले इनको 2 केमिकल, 3 केमिकल या 4 केमिकल को लेकर के अपने जिले में, अपनी परिस्थितियों में, किसान के खेतों की परिस्थितियों में इसको टेस्ट करते हैं पहले। और टेस्ट करने के बाद जब ये लग जाता है कि नहीं ये केमिकल यहाँ के लिए ठीक है, तब जाकर के उसको किसान को हम आगे बढ़ाते हैं उसकी। तो जो भी तकनीक निकलती है, भले वो नई वैरायटी निकले, नया कोई पेस्टिसाइड निकले, नया कोई बोने की तरकीब निकले, नया कोई खाद निकले, उसको सबसे पहले टेस्ट करते हैं किसान के खेत पर। और जब वहाँ पर लग जाता है कि नहीं ये ठीक है, यहाँ इस जिले के लिए, इस लोकेलिटी के लिए ठीक है, उसके बाद उसको प्रदर्शन में लेकर के जाते हैं। और ये प्रदर्शन में जब किसान उसको खुद देख लेता है कि नहीं ये ठीक है, तब उसके बाद उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सीधे के सीधे जब हम कोई चीज़ आपसे बताते हैं, उसके पीछे काफ़ी सारी एक्सरसाइज हमारी होती है। एक कृषि विज्ञान केंद्र एक साल में कम से कम 12 टेस्ट करता है, जिसमें किसी भी टेक्नोलॉजी को हम जांचते हैं कि ये यहाँ के लिए ठीक है कि नहीं है। जैसे कोई प्रजाति मान लिया निकल गई है, और जब आप उसके बारे में अगर कहीं पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे, या कहीं आजकल तो यूट्यूब पर भी देखने लगे किसान, जब कहीं उसको देखते हैं तो कहते हैं कि वो वैरायटी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो राजस्थान की कंडीशन है वो हमारे जिले की हो, जरूरी नहीं जो किसान की स्थिति पंजाब में वो हमारे किसान की स्थिति हो, ये जरूरी नहीं है हमारे यहाँ पानी की उपलब्धता कितनी है तो राजस्थान में पानी की उपलब्धता हो। बहुत सारी चीज़ों फर्क पड़ जाता है। तो किसी भी एक चीज़ को पहले लोकल लेवल पर टेस्ट करने के बाद
जब हम संतुष्ट हो लेते हैं तो उसके बाद उसको हम आगे बढ़ाते हैं। यही काम सारे के सारे 69 कृषि विज्ञान केंद्र यूपी में और 750 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में इस काम को कर रहे हैं। 12 प्रशिक्षण करते हैं साल भर में, और उसके बाद जो प्रदर्शन क्या करते हैं, 200 प्रदर्शन करने होते हैं हमको, करने। इसके अलावा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारी चलती है वो 100 ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, और इसमें आपके घर पे जाकर के, आपकी गैलरी में बैठ के, आपके स्कूल में बैठ के, पंचायत में, चौपाल में बैठ करके रोजाना के टाइप की जो हम छांटते हैं अपने टॉपिक यहाँ पर, जैसे मान लें गेहूँ के बोने का सीजन आ रहा है, तो उससे पहले कहीं जाकर के हम बैठ के बात करेंगे भाई ये वैरायटी यहाँ पर आ गई है, अब ये वैरायटी नहीं चलती, इसको छोड़ दीजिए, दूसरी वैरायटी आ गई, आप इसके बारे में ये लें। और साथ के साथ उसमें ये बताया जाता है कहाँ मिलेगी ये, भाई हमारा मेला लगे उसमें मिलेगी, या कृषि विभाग के स्टोर पे आ गई वहाँ पर मिलेगी। ये जानकारी भी किसान को इसके साथ साथ में दी जाती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम जो प्राथमिकता के कार्यक्रम होते हैं सरकार के, उनके बारे में किसान को अवगत कराना होता है। जैसे कैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम की ना कहेंगे हम, जैसे अभी चर्चा हुई थोड़ी देर पहले कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं, डॉक्टर तिवारी ने बात की इसके बारे में। ये हमारी सरकार का प्राथमिकता का प्रोग्राम है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर किसान के पास होना चाहिए। और बहुत से किसान जबकि करीब 3 साल पहले पूरी कैंपेन चली थी जिसमें फ्री टेस्ट हुए थे सबके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, उसमें हर खेत का टेस्ट रिपोर्ट किसान को उपलब्ध कराई गई थी। और उसमें एक छोटी छोटी चीज को समझने की, और कई बार उसमें ये शिकायत आई कि कई किसानों की एक जैसी रिपोर्ट दे दी गई है, ठीक है ना। तो उसमें फंडा ये था कि यहाँ की जमीनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 10 हेक्टेयर को एक ब्लॉक माना गया था, और 10 हेक्टेयर के अंदर में अगर 3 किसानों की जमीन आ गई तो उसका एक सैंपल माना गया, एक टेस्ट रिपोर्ट तीनों किसानों को जाएगी। तो उसमें फर्जी कुछ नहीं था उसमें, लेकिन कुछ किसानों ने जानकारी की वजह उसको कहा गया कि रिपोर्ट फर्जी आ रही है, सबके सब सैंपल के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो सिंचित क्षेत्र है, जैसा कि हमारा मेरठ है, यहाँ पर जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ 10 हेक्टेयर का ब्लॉक बना था, और जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर 2.5 हेक्टेयर का ब्लॉक बना था। उस हिसाब से टेस्टिंग उसकी की गई थी। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि किसान को पता होना चाहिए कि उसकी जमीन का स्वास्थ्य कैसा है। उसमें मान लिया कमी पोटास की डाल रहे हैं हम यूरिया, कमी फास्फोरस की डाल रहे हैं हम यूरिया, ये हो रहा है ना, तो ये देखा देखी नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं पहले गैप की बात कर रहा था, मैं इसी से कंसर्निंग बात, हम और आप, मैं कोई अलग नहीं, मैं भी आप ही के बीच का हूँ, यही का लोकल रहने वाला हूँ, किसान नहीं हूँ, खेती करते हैं। हमारे यहाँ पर डीएपी का एक एग्जाम्पल ले लो आप, डीएपी का कट्टा आप लेते हैं, डीएपी के कट्टे में 70% लोगों को ये नहीं पता कि उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस अभी तक भी। और जबकि वो कट्टा दुकान से लेकर के और उसकी भैंस की पल्ली तक बनाने में नहीं छोड़ते, कई साल चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पता नहीं होता है। तो ये कमी, ऐसा नहीं कि लोग अनपढ़ है, जानते हैं, जब भूसी गठरी बांधते हो तो भी लिखा के सामने आता है आपका कितना % लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा जागरूकता की कमी है कि जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जिसमें हमारी पीढ़ियाँ खप गई है उसमें हम पैसे लगा रहे हैं तो ढंग की जगह ठीक से उसको लगा लिए। इसी के बाद खाद की मैं और बात करूँगा आपसे। जो रिकमेंडेशन हमारी होती है, हम पर हेक्टेयर कह देते 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटास कह देते, नहीं कह देते। अगर मैं 50 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर कहूँ तो चैलेंज करता हूँ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी ये नहीं निकाल सकता है कि कितने किलो 1 बीघे में पड़ेगा, 1 बीघे में कितना किलो पड़ेगा, और इससे हमें कितनी नाइट्रोजन मिल जाएगी या कितनी फास्फोरस मिल जाएगी। बेसिक सा गैप है ये, जो समझना चाहिए। अभी भी मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, अभी भी पहले डॉक्टर साहब ने बताया आपको, खड़े खेत में डीएपी नहीं डालते, लेकिन फिर भी 40-50% लोग ऐसे जो खड़े खेत में डीएपी अभी भी डालते हैं। और ऊपर से उसमें ये भी कहते हैं, बोले नहीं साहब आप गलत कहते हो, उसमें ये तो रंग देता है, जब हमने डाला खेत में रंग पड़ता है। वो रंग क्यों पड़ता है उसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो रंग पड़ता है वो 18% नाइट्रोजन भी है उसमें, यूरिया का हिस्सा भी है उसमें 18%, इसलिए रंग पड़ता है उसमें। लेकिन जिसकी वजह से आपने 1500 रुपये कट्टा खरीदा है फास्फोरस की वजह से, वो बेकार हो गया आपका। तो ये बेसिक सी जानकारी, ये जानकारी का जो ये गैप है ना, ये सरकार ने ये सोचा कि इस गैप की पूर्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए वैज्ञानिकों को सीधे जिले में भेजा गया और उनके नाम पे कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए। और ये कृषि विज्ञान केंद्र खाली ऐसा ही नहीं है,
कि इस तरह के प्रोग्राम तो करते ही रहते हैं। आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे भी अगर आप अपनी समस्या लिख करके भेजते हैं, बीमारी का फोटो भेजते हैं, तो व्हाट्सएप पे हम उसका जवाब देते हैं। फ़ोन पे आप बात करते हैं तो फ़ोन पे जितना संभव होता है उसका जवाब देते हैं। हम लोग अखबार में भी निकलवाते हैं। यहाँ से फोल्डर पम्पलेट जैसे बटे हैं ना, ये भी बांटते हैं। लेकिन समस्या वहाँ पर आती है कि वो है ना कि जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं है। कागज़ को कोई संभाल कर नहीं रखता, पढ़ता नहीं कोई उसको देखकर। ये पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सरकार पैसा खर्च कर रही है, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से आप लोगों को लेना चाहिए। इसी तरह से फ्लैगशिप प्रोग्राम में एक आता है वन ड्रॉप मोर करो, पानी बचाएं। कैसे बचाएं? देखिए हमारा जिला जो है, ये मेरठ जिला, यहाँ पर 125% सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पर असिंचित क्षेत्र कुछ भी नहीं है। और ये जो लोग महाराष्ट्र उधर साउथ की बात कर रहे हैं, फिर अक्सर जो करने वाले हैं, इनसे पूछ करके देखिए महाराष्ट्र में उधर पानी की क्या दुर्गति है। लोग पानी खरीद करके तालाब में इकट्ठा करते हैं, नीचे पॉलीथीन बिछा करके, और ऊपर उसमें मोम की परत डालते हैं ताकि जो है भाप बन के पानी न उठ जाए। जब वहाँ पानी का इतना क्राइसिस है, उनकी तरफ सोच कर कि यहाँ बिल्कुल फ्री फ्लड हो रखा है। और यहाँ पर भी कितनी सब्सिडी है। अब डीडी साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं। अगर आप ड्रिप कोई लगाओ तो ड्रिप पे अगर छोटे किसान है 90% तक छूट है, बड़े किसान है तो उसमें शायद 70 या 80% तक छूट है। लेकिन उसका इस्तेमाल भी पूरी तरह से हम नहीं करते। अगर ड्रिप का सिस्टम भी लगवाते हैं तो उसमें निगाह ये रहती कि ये पाइप हमारा पानी ले जाने का काम आ जाएगा, ड्रिप पे किसी का ध्यान नहीं करता। गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, उसका उसी तरह से इस्तेमाल करे जैसे वो देना चाहिए। और कई बार मैं सुनता हूँ कि सरकार क्या कर रही है। इसका एक मेन रीजन ये होता है कि हम लोगों को जानकारी नहीं है सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या स्कीम ला रही है, कितने % सब्सिडी किस चीज़ पर है, इसकी जानकारी नहीं है। तो जानकारी के अभाव में हम सीधे सीधे कहते हैं एक सिंपल सा फार्मूला, सरकार कुछ नहीं करती। ऐसा नहीं है। इसकी जानकारी आप जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है आप उनसे संपर्क करें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जाकर संपर्क करें। मशीनरी पर कितने भारी डिस्काउंट दे रही है, आजकल सब्सिडी दे रही है, ड्रिप सिस्टम पर सब्सिडी दे रही है, इसकी जानकारी इसको होना चाहिए। इसी तरह से आजकल एक नेचुरल फार्मिंग और नैनो यूरिया की बात आ रही है। देखिए नेचुरल फार्मिंग एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो गया है। ये कुछ कहते हैं ठीक है, कुछ कहते हैं ठीक नहीं। मैं कहता हूँ अगर आप ये मान लें कि ठीक भी नहीं है, फिर भी अगर आप 5 बीघे खेत कर रहे तो उसमें 1 बीघा में करके देख लो आप अपने लेवल पे इसको। अगर 1 बीघा में अपने लेवल पे ईमानदारी से इसको कर लेते हो और सफल आप हो जाते हो तो ये समझो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा कि आपको 1 पैसे की दवाई नहीं डालनी, उसमें 1 पैसा खाद नहीं डालना, आपको कितनी बड़ी बचत होती है। टेस्ट करके देख लो ना अपने फार्म पे। तो सीधे के सीधे किसी भी चीज़ को एकदम मना करना, एकदम उसको पलट देना, मना करना, वो ठीक नहीं है। उसको अपने लेवल पर जांच कर देख लेना चाहिए। इसी तरह से नैनो यूरिया की बात है, नैनो डीएपी की है। कल भी जो बजट पेश हुआ उसमें भी काफ़ी प्रमोट किया गया है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को। ये दोनों की दोनों ही चीज़ें इसको न बनाइए और आपके आसपास के स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। तो जिस तरह से उसको बताया गया है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का भी एक बार इस्तेमाल करके देख लो ना अपने लेवल पर। अगर वो ठीक साबित होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक आपका बच जाएगा। तो सरकार कुछ करती है तो थोड़ा टेस्ट अपने लेवल पे करें, उसके बाद ही उसको मना करें या वो करें। मुझे बार बार पर्चा दिखाया जाने लगता है। तो किसान भाइयों से मैं तो आपके बीच में ही रहता हूँ, आप हम संपर्क करते रहते हैं। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको लेकर के आप कृषि विज्ञान केंद्र पर आप जरूर आएँ। यथासंभव आपका समाधान उसमें किया जाएगा। और हमारे पास देने को कुछ नहीं, सिर्फ सलाह है हमारे पास। लेकिन उस सलाह से अगर आप कहीं जाकर के दुकान पर जाकर आपकी जेब कटने से बचती है और हमारे बताने से आपके पैसे बचते हैं तो हमारा और आपकी बातचीत करना सार्थक होगा वहाँ। तो मैं बस इसी बात के साथ अपना कार्यक्रम करता हूँ। थैंक यू। और गन्ना फसल प्रबंधन के साथ साथ आज हम गाड़ी रखरखाव पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर विकास धवन जी को, सेल्स मैनेजर हैं फॉर्च्यून हुंडई से। सर आप प्लीज आएं और बताएं कि रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण आबादी के लिए हुंडई के पास न्यू रेंज की कार कौन कौन सी है, क्या खास है। यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको हुंडई की गाड़ी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, तो प्लीज कृपा करके ध्यान से सुन लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। हमारी कंपनी 1967 में बनकर तैयार हुई थी, आज उसको 55 साल हो गए हैं। और अगर मैं कंपेयर करूं फोर्ड के साथ, मारुति सुजुकी के साथ, निशान के साथ, ये सभी कंपनियां 100 साल पुरानी है।
लेकिन हम यंगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। अब मैं बात करता हूं Hyundai की। Hyundai वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है कार मैन्युफैक्चरिंग करने में। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो इसका नेटवर्क की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में Hyundai के 182 कंट्री में है, जो हम कह सकते हैं कि शोरूम्स है, नेटवर्क है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में 1996 में प्लांट स्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद 1998 में वहां से गाड़ियां बन के बाहर शोरूम में आई थी। हमारे Hyundai को आज 25 साल पूरे हो गए हैं इंडिया में। ये इंडिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अगर मैं बात करूं एक्सपोर्टर की, तो Hyundai इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर, मतलब वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं गाड़ियां, वो नंबर 1 है इंडिया में। अगर मैं रूरल क्षेत्र की बात करूं, तो रूरल क्षेत्र में रूरल सेल्स आउटलेट, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हमारी 600 से ज्यादा ब्रांचेस है गाड़ी की, और उनके साथ 97% हमारे रूरल सर्विस, मतलब सर्विस सेंटर भी है उनके साथ। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं हम थोड़ा। हमारे पास यह Hyundai के प्रोडक्ट रेंज है। अगर हम हैचबैक की बात करें तो हमारे पास ग्रैंड नियोस है और न्यू i20 है। अगर हम सेडान की बात करें तो हमारे पास ऑरा है, वर्ना है, और एसयूवी की बात करें तो वेन्यू है, क्रेटा है, टुक्सॉन है, अल्काज़ार है। और अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें, अब Hyundai ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनानी शुरू करी हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हैं, कोना और इकोनिक 5 इलेक्ट्रिक गाड़ी में हमारे पास। अब हम बात करते हैं इनके इंजन की। तो Hyundai के पास लार्जेस्ट इंजन रेंज है। लाइक हमारे पास टर्बो है, टर्बो में हमारे 120 PS आता है, 100 PS आता है, जो कि बहुत पावरफुल इंजन है। और अगर हम नेचुरली पेट्रोल की बात करें तो हमारे पास 83 PS, 115 PS और 152 PS के इंजन आता है। और अगर हम डीजल की बात करें तो हमारे पास 100 PS, 115 PS और 185 PS के डीजल इंजन आता है। और अगर हम बात करें CNG की तो हमारे पास 69 PS का इंजन आता है CNG में। और अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो हमारे पास 136 PS का इंजन आता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। हमारे पास 6 तरीके के ट्रांसमिशन है, जिसमें से हम 5MT लिखते हैं। 5MT जैसे हम गियर डालते हैं 5 गियर वाली गाड़ी। और अगर हम 6 की बात करें तो 6 गियर वाली गाड़ी। और अगर हम स्मार्ट आउट की बात करते हैं तो ये सब ऑटोमेटिक में आ जाता है। जैसे 680 आ जाता है ऑटोमेटिक में, 880 आ जाता है डीजल में, IVT पेट्रोल में आता है ऑटोमेटिक इंजन। और अगर हम बात करें DCT की तो ये भी पेट्रोल में ही आता है हमारा इंजन। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्च्यून Hyundai की। हमारा सबसे बड़ा शोरूम मेरठ में है, फॉर्च्यून Hyundai के नाम से, प्रतापपुर में। नेक्स्ट हमारा शोरूम है ग्रेटर नोएडा में, और हमारा तीसरा शोरूम है फॉर्च्यून Hyundai का ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में। और फॉर्च्यून Hyundai का चौथा शोरूम है बुलंदशहर में। और अब सून न्यू कमिंग ब्रांच इन मोहाना में बहुत जल्दी हमारा शोरूम खुलने वाला है। अब हम Hyundai प्रॉमिस की बात करते हैं। Hyundai प्रॉमिस हमारे पुरानी कारों को, जैसे आपने ट्रू वैल्यू का नाम सुना होगा, मारुति का ट्रू वैल्यू आता है, ऐसे हमारा एक्स प्रॉमिस आता है, जिसमें आप पुरानी गाड़ियां खरीद और बेच सकते हैं, वो भी अच्छे रेट पे। आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो भी आप वो गाड़ियां एक्सचेंज करा सकते हैं अपनी पुरानी गाड़ी को। सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब है कि आपको एक ही छत के नीचे आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। लाइक आपको एसेसरीज, आपका लोन, आपका एक्सचेंज, आपका फाइनेंस, आपकी वारंटी, सभी एक ही छत के नीचे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ये हमारी न्यू गाड़ी आई है एक्स्टर, आपने सुना ही होगा एक्स्टर के बारे में। एक्स्टर हमारी न्यू गाड़ी आई है, ये 6 AX के साथ आती है, मतलब इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत है। ये मिनी SUV के नाम से आती है गाड़ी हमारी। तो ये 6,12,800 से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। अगर आप वैसे कोई देखना चाहता है तो हम गाड़ी अपने साथ लाए हैं, आप वहां पे गाड़ी देख सकते हैं एक्स्टर को। थैंक यू। ये हमारे ब्रांचेस के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, अगर आप किसी बस में कॉन्टैक्ट करना है, गाड़ी खरीदना चाहते हो, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मैंने भी जो आपसे बात करी, सबसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हम इंडिया में Hyundai इंडिया में किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर। हाँ ये सर, गुड जॉब, थैंक यू। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी
गजेंद्र यादव सर है कोठारी इरिगेशन से। सर प्लीज स्टेज पर आए और ड्रिप इरिगेशन का क्या महत्व है गन्ने की खेती में वो हमारे किसानों को बताएं। सभी मान्यवर और किसान भाइयों का मैं कोठारी इरिगेशन की ओर से स्वागत करता हूं। कोठारी इरिगेशन कंपनी महाराष्ट्र के पुणे के नज़दीक सोलापुर में स्थित है। कंपनी पिछले 27 ईयर से मार्केट में है। 1980 में कंपनी का एक शुरुआत हुई थी और ये आपके सामने है कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ। शुरुआत में कंपनी ने एक छोटा सा यूनिट चालू किया था पीवीसी इरिगेशन का, पीवीसी पाइप के लिए। और जैसे मार्केट से पीवीसी का अच्छा क्वालिटी और इसके डिमांड बढ़ने के बाद जैसे लोगों के और डिमांड आने लगे कि इरिगेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं तो कंपनी की और डिमांड आने के बाद कंपनी ने इरिगेशन के ड्रिप इरिगेशन और पाइप के बाकी जैसे एचडीपी पाइप है ये सब प्रोडक्शन चालू किया। अभी 2021 में कंपनी ने एक जो हमारे यूनिट थे सभी स्कैटर्ड यूनिट थे, एक जगह पे नहीं थे। तो 21 में कंपनी ने एक जगह पे 100 एकड़ का लैंड लेके सभी यूनिट एकत्र अभी कंपनी का जैसे मैंने आपको बोला कि 7 यूनिट पहले थे एक ही जगह पे, तो सोलापुर में 7 यूनिट थे। हमारी कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में 14 वेयर हाउसेस है, 1600 एसोसिएट्स है और 2200 के ऊपर अभी तो ये आंकड़ा बढ़ गया है। 2200 के ऊपर हमारे चैनल पार्टनर्स भी है। 14 स्टेट में हमारे ऑफिस से कंपनी काम करती है और इंडिया के बाहर नियर अबाउट 10 कंट्रीज में कंपनी काम करती है। ये कंपनी के यूनिट है, जैसे आपको बोला पहला है पीवीसी पाइप का यूनिट है सोलापुर के यहाँ मोहल में। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स है। कंपनी के पास किसान भाइयों के जितनी ज़रूरत है सब प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट्स का भी कंपनी ने अलग अलग डिवीजन बनाया है इजी ऑपरेशन के लिए। पहला आता है इरिगेशन डिवीजन। इरिगेशन डिवीजन में जो आपने सुना है अभी तक कि ड्रिप इरिगेशन आता है। ड्रिप इरिगेशन में जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं, फिल्टर है, पीवीसी पाइप्स है, इनलाइन है, ऑनलाइन ड्रिपर्स है, स्प्रिंकलर्स है, छोटे स्प्रिंकलर, बड़े स्प्रिंकलर, ये सभी इरिगेशन डिवीजन में आते हैं। दूसरा डिवीजन है हमारा पीवीसी पाइप का डिवीजन है। पीवीसी पाइप में एचडीपी पाइप है, पीवीसी पाइप है। पीवीसी पाइप 20 mm से लेके 315 mm तक का प्रोडक्शन किया जाता है। वैसा ही एचडीपी पाइप का भी सेम है, 20 mm से लेके 315 mm तक का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसा अभी नया कंपनी चालू हुआ है तो वहाँ 315 के आगे जाके 800 mm तक का कंपनी प्रोडक्शन चालू करने वाली है जल्दी ही। इसमें आपको लगने वाले जैसे कि आपके यहाँ बोर है, बोर में जो कॉलम पाइप लगता है तो कॉलम पाइप का भी प्रोडक्शन कंपनी करती है। सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप का भी प्रोडक्शन कंपनी करती है। और इसके लिए लगने वाला जो पीवीसी फिटिंग है वो 6 kg, 4 kg, 10 kg का कंपनी बनाती है और मार्केट में उपलब्ध भी किया जाता है। हमारा तीसरा डिवीजन है प्लम्बिंग डिवीजन। उसमें तो जो प्लम्बिंग के लिए पाइप लगते हैं या गार्डन पाइप है, ये सब पाइप उसमें आते हैं। और एक प्रोडक्ट में बोलना भूल गया कि अभी बहुत सारे लोग मल्चिंग भी यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ इरिगेशन डिवीजन में हम मल्चिंग भी देते हैं, मल्चिंग भी यूज करते हैं। और एक ये तो हो गए हमारे इरिगेशन के प्रोडक्ट्स। लेकिन अभी अपने यहाँ तो अभी ड्रिप इरिगेशन जस्ट शुरुआत हो रही है। बहुत सारे जगह महाराष्ट्र में तो ड्रिप इरिगेशन बहुत सालों से 1980 से चालू है और अभी वहाँ के लोग ऑटोमेशन की ओर जा रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी दिन में मिलती नहीं। आपके यहाँ तो दिन में मिलती है, हमारे यहाँ 6 घंटे ही मिलती है और वो बहुत बार तो रात में मिलती है। तो खेत में जा नहीं सकते तो लोग हमारे यहाँ के लोग ऑटोमेशन के ऊपर जा रहे हैं। ऑटोमेशन क्या है? आपको एक बार प्रोग्राम ड्रिप इरिगेशन लगाना है और ये ऑटोमेशन सिस्टम इंस्टॉल करके एक बार लगा दी तो आपको घर बैठे आपके मोबाइल के ऊपर आपको पता चलेगा कि कौन से वाल में कितना पानी जा रहा है, कितना खाद दे रहा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे गन्ना लगाया, गन्ने में पहले 30 दिन तक कितना पानी देना है उसका एक बार प्रोग्राम कर दिया, वो ऑटोमेटिकली चालू होता जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आती है सिस्टम चालू होगी और जब तक उसका जितने भी नंबर ऑफ वाल्स है वो सब इरिगेट करने के बाद ऑटोमेटिक बंद होगी।
यहाँ तक का आगे लोग गए हैं, हम तो अभी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर सोच रहे हैं। तो ये भी प्रोडक्ट हमारे पास है हाईटेक में, उसमें फिल्टर भी है। जैसे कि अभी ऑटोमेशन तो लगा दिया, लेकिन फिल्टर अगर खराब चौकअप हो जाता है, उसमें कचरा आ जाता है, तो फिल्टर कैसे करेंगे, उसको तो क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर भी हमारे पास है, वो खुद क्लीन हो जाएंगे। ड्रिपर सिस्टम भी ऐसी है कि खुद क्लीन हो जाएगी। मतलब इतना इजी आपके लिए आया है, बस आपको उसका यूज करना है। और कंपनी जैसे अभी गवर्नमेंट ने चालू किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू है, बड़े डैम से लेके गांव तक पानी लेके आते हैं। तो इसमें जो पाइपिंग नेटवर्क जो लगता है, पीडीएम सिस्टम बोलते हैं, जो पाइपिंग नेटवर्क है वो भी काम कोठारी इरिगेशन करती है। ड्रिप इरिगेशन में क्या लगता है कि अभी गवर्नमेंट ने तो यहाँ अच्छी स्कीम दी है, आपने उसके ऊपर सोचना चाहिए। खाली आपको 10% भरना है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में देखेंगे तो इतना मिलता है नहीं, खाली 45% मिलता है। फिर भी हमारे यहाँ लोग ये नहीं सोचते कि सब्सिडी मिलती है करके करना है। अभी का एक प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, इसके लिए ड्रिप बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे कि आपको ड्रिप इरिगेशन करना है, तो उसके लिए कि आप जैसे कंपनी के साथ कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, तो कंपनी का आदमी आके आपका जीपीएस सर्वे करेगा, पूरे प्लॉट का जीपीएस सर्वे करेगा सैटेलाइट से, और उसका डिजाइन करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि आप बोलेंगे हमें 2 इंच का पाइप दे दो, 5 इंच का पाइप दे दो। हमने अभी यहाँ देखा है 2 इंच का पाइप लगता है, लेकिन लोग बोलते नहीं हमें 5 इंच का पाइप दे दो। उसके डिजाइन इसलिए करना पड़ता है कि ड्रिप इरिगेशन से पानी सभी जगह लास्ट तक, अगर पूरा 1 हेक्टेयर का प्लॉट है तो लास्ट के एंड तक पानी सेम अमाउंट में जाना चाहिए। अगर पानी सेम अमाउंट में जाता है, जो आप खाद देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, वो भी सब लास्ट तक एक ही अमाउंट में मिलेगा, और जो फसल का जो ग्रोथ होगा वो एक ही टाइप का होगा। तो इसीलिए डिजाइन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 5 इंच का पाइप डालो, अगर आपको जरूरत 2.5 इंच की है तो 2.5 इंच का पाइप भी होना जरूरी है। अगर 5 इंच का पाइप डालोगे तो एक समान पानी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए डिजाइन करना बहुत जरूरी है। लैटरल का लेंथ कितना डालना है वो भी देखना जरूरी है। अगर आपको हम जैसे बोलते हैं कि एक जैसा पानी मिलेगा, लेकिन इसके लिए लैटरल जो डाली जाती है उसका एक टेक्निक है कि इतना ही लंबा जाना चाहिए, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट, जो ड्रिपर का स्पेसिंग रहेगा उसके हिसाब से जाना चाहिए। तो उसके लिए डिजाइनिंग बहुत जरूरी है। और अभी यहाँ देखिए कंपटीशन बहुत है, लोग आते हैं सीधा आपको बोल देंगे आपको कितना हेक्टर करना है, कितना मटेरियल डाल देंगे। लेकिन ये सक्सेस इसीलिए नहीं होता है कि वो डिजाइन ठीक से नहीं करते, आप लोग ठीक से चलाते नहीं, क्योंकि वो आपको ठीक बताते नहीं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए डिजाइन बहुत जरूरी है। ये तो हो गया कि आप सिस्टम बिठाएंगे, उसके बाद पानी कितना देना है, खाद कितना देना है, कौन से टाइम पे देना है, ये भी बहुत जरूरी है। खाली ड्रिप लगाया और आप पूरा एक टाइम में 4-5 घंटा चलाएंगे, बाद में 2-4 दिन नहीं चलाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा। वो टाइम पे चलना चाहिए। तो उसके इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए हम एग्रोनॉमी सपोर्ट भी आपको देते हैं। हमारे एग्रोनॉमिस्ट रहते हैं, आपके यहाँ आके फील्ड पे आके आपको बताएंगे कि पानी कितना देना है, खाद कितना डालना है, अभी जो फसल है कौन से स्टेज के ऊपर है तो इस स्टेज में क्या देना चाहिए, तो ये भी आपको बता देते हैं। ये होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी हमारे यहाँ कोई डीलर है तो वो डीलर आपका सर्वे ये सब चीज होने के बाद आपके यहाँ मटेरियल पहुंचाएगा और उसका पूरा इंस्टॉलेशन करके दिया जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नाली करने की जरूरत है जिसमें पाइप आपको डालना है। पाइप अगर ऊपर डालोगे तो उसका प्रॉब्लम आता है, जल्दी खराब हो जाता है धूप की वजह से। तो पाइप मिट्टी के नीचे ही जाना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा सिंचाई के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे। सिंचाई के 3 प्रकार होते हैं। एक है सतही सिंचाई, जो आप लोग सभी लोग करते हैं, 100% लोग वही करते हैं। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप से पानी देना, और तीसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये ड्रिप और स्प्रिंकलर, ये सतही सिंचाई तो सभी के लिए चलती है, सभी क्रॉप में चलती है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप कौन से इसमें चलेगा, गन्ना है, बाकी के वेजिटेबल्स है, इसमें चलेगा। लेकिन आप जैसे गेहूं लेते हैं तो गेहूं जैसे क्लोज स्पेसिंग की जो क्रॉप है तो उसके लिए स्प्रिंकलर बहुत जरूरी है, तो स्प्रिंकलर काम करता है उसके ऊपर। थोड़ा सा ये है सतही, जो हम सभी लोग करते हैं सतही सिंचाई, ये ड्रिप इरिगेशन। तो विजय जी ने आपको उसके बारे में पहले थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दी है। तीसरा है स्प्रिंकलर, जैसे मैंने बोला कि क्लोज स्पेसिंग क्रॉप है। इस स्प्रिंकलर भी 2 टाइप के आते हैं। अगर वेजिटेबल जैसे क्रॉप है तो उसमें मिनी स्प्रिंकलर लगाना चाहिए,
जो जिसका ड्रॉपलेट साइज बहुत कम रहता है और वो डैमेज नहीं करता। और बाकी का जैसा धान वगैरह कुछ है तो उसमें आप वो बड़ा वाला स्प्रिंकलर जो कॉर्नर में दिखा है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रॉपलेट साइज बड़ा रहता है लेकिन वो क्रॉप के हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट भी रहता है। अब ये ड्रिप सिंचाई, ड्रिप में जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग आके आपको बोलेंगे आपको इतना हेक्टर करना है तो इतना मटेरियल लगेगा, इतना पैसा दे दो और सिस्टम लगाएंगे। लेकिन ऐसा अगर करते हैं तो ये सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और आपने जितना पैसा दिया है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी अगर ड्रिप इरिगेशन करना है तो उसको पूछना चाहिए कि इसका डिज़ाइन कैसा करते हो, आपके पास पानी कितना आता है, उस हिसाब से ही आपका नंबर ऑफ वाल्स होने चाहिए। इससे पहले क्या है कि आपका सॉइल क्या टाइप का है, मिट्टी जिस टाइप की होगी उसी टाइप का ड्रिपर का डिस्चार्ज। ड्रिपर मतलब 2 लीटर का ड्रिपर रहता है, 4 लीटर का रहता है, 8 लीटर का रहता है। लेकिन हमारी जो सॉइल है उसमें कौन सा ड्रिपर बहुत अच्छा काम करेगा उसको पूछना चाहिए कि आप कौन सा ड्रिपर यूज करने वाले हो। तो ये देखिए, अगर हेवी सॉइल रहेगी तो ये ड्रिप कैसा इरिगेट करेगा, अगर हेवी सॉइल रहती है तो इतना ही बाउल बनेगा, ज़्यादा पानी फैलता नहीं है, बहुत एक ही जगह पे रहता है। और मीडियम सॉइल रहेगी तो इस टाइप का रहेगा, इसी खड़ी रहेगी। और बहुत लाइट सॉइल है जिसे सैंडी सॉइल बोलते हैं, उसमें जहाँ ड्रिपर लगाओगे उसके नीचे पानी जाएगा, साइड में पानी नहीं जाएगा। तो इसका बेनिफिट कहाँ होता है कि हमारा क्रॉप का टाइप क्या है, क्रॉप के रूट जोन किस तरीके का है, तो उस तरीके से इसका ड्रिपर का चॉइस करना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे कि हेवी सॉइल में बोला तो हेवी सॉइल में स्पेसिंग 30 to 40 सेंटीमीटर रखेंगे, 1 फीट to 1.5 फीट तक का रखेंगे। तो इसमें ड्रिपर डिस्चार्ज अलग अलग है, स्पेसिंग सेम रखा है क्योंकि ये स्पेसिंग अच्छा है दोनों के लिए, मीडियम और क्ले सॉइल के लिए। लेकिन ड्रिपर का डिस्चार्ज 1.5 लीटर से 2 लीटर तक का होना चाहिए। मीडियम सॉइल में 2 लीटर तक का डिस्चार्ज अच्छा काम करता है, उसका अच्छा रिजल्ट भी आता है। जो सैंडी सॉइल रहेगा तो उसमें 50 to 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखना चाहिए, क्योंकि सैंडी सॉइल में हम क्रॉप भी उसी टाइप से लेते हैं और उसका डिस्चार्ज है तो 2 से 4 लीटर तक का डिस्चार्ज उसके लिए काम करेगा। और ये रूट जोन का देखिए, अभी जैसे कि 4 लीटर का ड्रिपर है तो देते हैं हम, तो रूट जोन किस तरीके से डेवलप होता है ये बहुत जरूरी है कि ड्रिपर का डिस्चार्ज और ड्रिपर का स्पेसिंग, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है इरिगेशन में। तो ये अगर हम 4 लीटर का ड्रिपर लेते हैं और 40 सेंटीमीटर पे लेते हैं तो देखिए इसका ग्रोथ किस तरीके से होता है। सेम कंडीशन में अगर हम आगे जाएंगे और 30 सेंटीमीटर पे 12 फीट का ड्रिपर लेते हैं तो इसका रूट जोन देखिए कितना डेवलप हुआ है। मतलब जितना हम डिस्चार्ज कम करेंगे और स्पेसिंग कम करेंगे उस तरीके से उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और ये मैं जैसे बोला कि 2 LPH का ड्रिपर और 40 सेंटीमीटर 1.25 फीट सबसे अच्छा है, कौन से भी क्रॉप में आप यूज कर सकते हो उसको, गेहूं भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड स्पेसिंग है, सभी जगह जो यूज करते हैं। इसका बेनिफिट अच्छा होता है, इसका जो ग्रोथ है रूट जोन का जो ग्रोथ है बहुत अच्छे तरीके से होता है। जितना रूट जोन का ग्रोथ होगा उतना खाद ज्यादा लिया जाएगा, वही रिजल्ट बोलेगा। हम बोलते हैं कि ड्रिप इरिगेशन करने से रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है। देखिए आप कितना भी अच्छा क्रॉप लगाओ, कितना भी अच्छा आप उसका वैरायटी रहने दो, लेकिन एक है उसका इरिगेशन, उसको पानी टाइम पर और जितना जरूरी है अगर उतना मिलेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। हम तो सभी चीज करते हैं लेकिन इरिगेशन के ऊपर हम कोई ध्यान नहीं देते। कोई भी अभी अगर ड्रिप इरिगेशन के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं हमें खाली पाइप दे दो, ड्रिप इरिगेशन नहीं चाहिए। इतनी अच्छी स्कीम है ये अपने यहाँ, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, सभी कंपनियां की करती है। गवर्नमेंट ने कंपनी को बहुत बॉन्ड करके रखा है, ये सब चीजें डिजाइन कितना अच्छा किया है वो भी देखती है। सर आपको बोलेंगे उसके बारे में। तो ये ड्रिपर के टाइप रहते हैं, एक तो गोल्ड ड्रिपर और स्ट्रिप ड्रिपर, 2 टाइप के ड्रिपर रहते हैं। इसमें डिस्चार्ज अलग मिलेगा, गोल्ड ड्रिपर में भी वही डिस्चार्ज मिलेगा और स्ट्रिप ड्रिपर में भी वही डिस्चार्ज मिलेगा। इसी में गोल और स्ट्रिप में और एक टाइप आता है प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग। जैसे सरूर जी ने बोला था कि जमीन के अंदर भी लोग डाल के इरिगेशन करते हैं, तो उसके लिए अलग टाइप का ड्रिपर लगता है। जो हम रेगुलर यूज करते हैं वो ड्रिपर काम नहीं करता। जमीन के अंदर अगर रेगुलर ड्रिपर डालेंगे तो क्या होगा कि ऊपर जो पानी आएगा वो वापस जब पंप बंद हो जाता है तो अंदर खींचता है, तो मिट्टी भी खींचेगा और वो बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए अलग टाइप का लगता है, वो भी अपने पास है। और एक सिस्टम है, सिस्टम ये है पूरा जो हम इरिगेशन सिस्टम लगाएंगे, इसका हार्ट ये है, इसका हृदय है।
ये जब तक काम करेगा तब तक सिस्टम अच्छी लगेगी। तो अगर आपके पास बोरवेल है, बोरवेल में कभी कभी सैंड आती है, बारी बारी पार्टिकल आते हैं, तो उसको पहले ही निकालने के लिए वो जो पहला हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है वो लगाना बहुत जरूरी है। वो क्या करता है कि वो पार्टिकल को बाहर निकलता है। उसके बाद आपको स्क्रीन फिल्टर लगाना जरूरी है, मतलब सेकेंडरी फिल्ट्रेशन हो जाएगा। और इससे भी अगर ज़्यादा पानी खराब है, रिवर का पानी यूज करते हैं, तो आपको सैंड फिल्टर यूज करना बहुत जरूरी है। अगर ये सैंड फिल्टर यूज करते हैं, इसमें सेमी ऑटोमेटिक भी आता है। जैसे मैंने आपको बोला, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद क्लीन हो जाते हैं। इसके लिए उसका खाली पैसा थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। पहला पंप है, पंप के बाद हमने हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगाया है, उसके बाद सैंड फिल्टर लगाया है, और सैंड फिल्टर के बाद स्क्रीन फिल्टर लगाया है। ये महाराष्ट्र का है कि महाराष्ट्र में पानी, एक तो जैसे सर ने बोला था कि महाराष्ट्र में तो पानी है ही नहीं, बहुत कम पानी है। जब तक बारिश है तब तक पानी, उसके बाद हमें जो बारिश में पानी हम संचय करके रखते हैं वही यूज करना पड़ता है। वो ओपन रहने की वजह से उसमें अलगी तैयार होता है, तो इसके लिए ये सब सिस्टम लगाना बहुत जरूरी होता है। ये सब लोग लगाते हैं। उसके बाद आता है मेन लाइन आएगी, सब मेन आएगी, और उसके ऊपर लैटरल्स आएंगे। इसके लाभ क्या क्या है? ये तो वापसा कंडीशन रहेगी। वापसा कंडीशन, जब हम पानी में क्रॉप अगर डालेंगे, जैसे कि हम हमारा नाक बंद करके अगर पानी पीते तो हम पी नहीं सकेंगे, ऐसा ही हम जब पानी ज्यादा देते हैं और खाद डालते हैं तो वो ऊपर लेता ही नहीं। तो कब लेता है? जब वापसा कंडीशन आती है, नमी जब रहती है ना, तो वो खाद और पानी दोनों लेता है। अगर आप आज पानी दिया ना, उसका कुछ भी यूज नहीं होगा, 3 दिन के बाद उसका यूज होना चालू हो जाएगा। तब तक क्या होता है? खाद सब निकल जाता है। तो ये वापसा कंडीशन रहेगी। ये क्लोज स्पेसिंग से ड्रिप देते तो कैसा किस तरीके से इरिगेशन होता है देखते हैं। इसमें पानी की बचत होती है 40 to 50%। सरोज जी ने आपको बोला भी, 1 हेक्टर गन्ने के लिए कितना पानी लगता है। ऐसे जब आप फ्लड से देते हैं तो अगर वही पानी हम ड्रिप से देंगे तो उसकी 50% लगता ही है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बचत होती है। उसका क्या होता है कि आपके पास जितना पानी है, अपने पास जितना भी वाटर है, अगर आपके पास अभी 5 HP का पंप लगा के आप 1 हेक्टर का गन्ना लगाते हो, ड्रिप के जाने के बाद उसी सेम पानी के ऊपर, सेम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आप उससे डबल 10 हेक्टर तक का यूज कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है इसका। और जब हम ड्रिप से पानी देते हैं तो जहां लाइन डाली वही इरिगेशन रहेगा, बाकी का सब खाली रहेगा। तो उसमें खरपतवार भी आता नहीं है, वो उसमें आपकी बचत होती है। और जो आप खाद डालते हो खाने के लिए, खाली जो मेन क्रॉप है वही रहेगा, खरपतवार खाने के लिए नहीं रहेगा। तो जो यूज है 90%, 60%, 90% तक का जो यूज है वो एक ही क्रॉप करेगा, जिस मेन क्रॉप है उसी को मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और उसकी रूट भी देखेंगे आप, रूट बहुत अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। इसमें फर्टिगेशन का देखिए, जहाँ देखिए नाइट्रोजन आप डालेंगे, यूरिया डालते हैं, तो यूरिया कहाँ जाके रुकता है? जहाँ पानी खत्म होता है, पानी के एंड में जाके रुकता है। अब जब ज्यादा पानी डाल के अगर यूरिया डालते हो तो उसका यूज 30% भी नहीं करता, बाकी सब चला जाता है नीचे। तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन बहुत जरूरी है। अगर हमें प्रोडक्शन निकालना है, अच्छे टारगेट लेके प्रोडक्शन निकालना है, तो ड्रिप इरिगेशन के सिवाय हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं कोई। कि पानी कितना देना चाहिए? जितना जड़ों को जरूरत है। हमारे लोग आपको बोलेंगे पानी कितना देना है, 6 ml देना है, मतलब आधा घंटा चलाना है स्टार्टिंग से। अगर मैक्सिमम आपको कितना चलाना है? 2 घंटा चलाना है। जब 7-8 महीने का शुगर केन अगर रहेगा तो आपको 2 घंटा चलाना है। इससे पहले हर एक स्टेज में चलाना है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा स्टेज के ऊपर रहेगा। और उसी तरीके से आपको खाद भी देना है। ये पानी कहाँ देना है? आपने सरोज जी ने आपको बोला था, जब छोटा प्लॉट रहेगा, छोटे रहेंगे गन्ने, तब आप गन्ने के पास ही लैटरल डालना है। जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो ये 2 रो के बीच में उसको लेके आना है, धीरे धीरे उसको लेके आना है। उसके रूट उस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। इसको कितनी जरूरत है ये तो है, लेकिन बाकी सभी क्रॉप के लिए है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि 2 घंटे ही अगर पानी देते हैं मैक्सिमम तो बहुत हो जाता है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये कुछ किसान है, महाराष्ट्र के किसान है, देखिए इन्होंने कितना प्रोडक्शन निकाला है। ये देखिए ये कुछ कस्टमर्स है। थैंक यू। और सर एक सवाल जो आपने जानकारी दी है उससे संबंधित पूछें। कौन सी भी क्रॉप के लिए या फसल के लिए यूज करने के लिए कौन सा ड्रिपर का स्पेसिंग और डिस्चार्ज अच्छा रहता है? 2 लीटर से 4 लीटर। एकदम सही जवाब। आ जाइए सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी डीडीए सर नीलेश चौरसिया जी। सर प्लीज स्टेज पर आएं और
जो कृषि विभाग की तमाम स्कीमें हैं वो क्या योजनाएं हैं उनके बारे में हमारे किसानों को जानकारी दें। सभी किसान बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कृषि विभाग द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दूंगा। वैसे चूँकि आप लोग हमारे बीच के ही हैं इसलिए जानकारी आप सभी लोगों के पास पहले से है, लेकिन फिर भी इन चौपाल और ये जो चर्चाएं होती हैं ना इसका महत्व हमको समझना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा बोलूँगा, फिर अब थोड़ा सा अपने विभाग की योजनाओं के बारे में बोलूँगा। कोई भी जैसे हम कृषि हम लोग कर रहे हैं ना, कृषि का कार्य, आज का जो युग है ना, इस युग में हमारा जो कृषि है ना बहुत ही परिवर्तनशील हो गया है। जैसे जैसे हमारा मौसम बदल रहा है वैसे वैसे हमारा कृषि भी परिवर्तन मतलब समय के हिसाब से वो भी परिवर्तन कर रहा है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने कृषि क्षेत्र में ना उसमें हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ये गोष्ठी और ये जो चर्चा होती है ना ये एक सही माध्यम होती है उस परिवर्तन को आप लोगों तक पहुँचाने का। तो मैं यही देख रहा था कि ड्रिप के बारे में, इतनी उन्नत तकनीकों के बारे में आपको बताया गया। तो आज का जो अगर हम कृषि में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं ना तो उसमें हमें कृषि में अपने तकनीकी और जो प्रशिक्षण कहते हैं जिसको कहते हैं ना कि एकदम सटीक चीज़ों का हमें अपनी कृषि में प्रयोग करेंगे तभी हम मतलब सफल रह पाएंगे। और जो वास्तव में जो मंशा है ना कि कृषि क्षेत्र से किसानों की आय को दुगना करने की, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं अपने कृषि विभाग द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे विभाग से सभी किसान बंधुओं को जो भी कृषि क्षेत्र में इनपुट्स मतलब बीज, खाद और रसायन जो प्रयोग होते हैं वो उनको अनुदान पे उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे बीज गोदाम है सभी विकास खंडों में, वहाँ से अगर उनका पंजीयन हमारे विभाग में है, अगर नहीं है तो वो पंजीयन कराकर अनुदान पे बीज को प्राप्त कर सकते हैं, कृषि रसायनों को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी उसका अनुदान है ना वो सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान बंधुओं के खाते में वो धनराशि हस्तांतरित होती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, कोई भी अगर योजना है ना तो किसी भी योजना को संचालित करने के लिए सबसे बड़ा प्रसार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है कि कोई भी जानकारी या योजना है तो वो हम उसको आप तक पहुंचाएं। तो उसके लिए समय समय पे हमारे विभाग द्वारा गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाती हैं। जो भी कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीक आती है उन गोष्ठियों के माध्यम से हमारे किसान बंधुओं को अवगत कराया जाता है। तो ये किसान बंधुओं को एक्सपोजर विजिट भी कराई जाती है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें किसान बंधुओं को एक्सपोजर विजिट कराई जाती है। कहीं कोई किसान यदि अपने फील्ड में अच्छा कार्य कर रहा है ना तो जब हम किसी को देखते हैं अच्छा कार्य करते हुए तो उसको देख के हम ये देखते हैं कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो हम अपने फील्ड में करें तो हमें भी वैसी उपज मिले, क्या नया कर रहा है, तो नई चीज़ हम सीखते हैं। तो एक्सपोजर विजिट, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था हमारे विभाग से है। तो हम लोग समय समय पे किसान बंधुओं को भेजते भी रहते हैं। और जो भी किसान बंधु स्वयं से मतलब अगर इच्छुक होते हैं उन प्रशिक्षणों को प्राप्त करने के लिए तो हमारे एडीयू एजीज हैं सभी विकास खंडों में, उनसे संपर्क कर जब भी प्रशिक्षण कार्यक्रम लगता है तो उनको वहाँ पर हम लोग भेजने का कार्य करते हैं। तीसरा जो हमारे इस समय विभाग में योजना संचालित है, कृषि यंत्रीकरण की योजना संचालित है। कृषि के क्षेत्र में ना समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है समय का। अगर खेत में हमको बीज को बोना है ना तो हमारे पास बहुत कम समय रहता है, उसी समय पे हमें बीज को बोना है, क्योंकि समय पे अगर हम बीज बोएंगे तो हमारी उत्पादकता पे बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हमने लेट सोइंग कर दिया, किसी कारण से बीज बोने में हमने देर कर दिया तो हमारी उत्पादकता करीब 30% के आसपास प्रभावित होती है। तो समय का भी बहुत बड़ा उपयोग है। और आज के युग में जैसे कृषि क्षेत्र में ना हमारी जो लेबर अवेलेबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं श्रम शक्ति की उपलब्धता है, वो कम होती जा रही है। तो इसलिए यंत्रीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो गया हमारे कृषि क्षेत्र में। तो हम लोग कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की व्यवस्था भारत सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। और जो एकल यंत्र है उस पर 50% तक का अनुदान देते हैं। और अनुसूचित जाति कृषकों को, महिला कृषकों को और सामान्य कृषकों को 40% का अनुदान अनुमन्य है। और यदि इंस्टीट्यूट के कृषि यंत्र, कोई व्यक्तिगत इंस्टीट्यूट के कृषि यंत्र देता है किसान बंधु, जैसे पराली भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहता है। वैसे इस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। और चूंकि यहाँ के किसान बंधु थोड़ा सजग हैं और वो पराली को नहीं जलाते, तो पराली इन सेंस की जो हमारे खेत में जो फसल काटने के बाद, धान की फसल को काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उनका हम कैसे अपने खेत में ही प्रयोग करके अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं।
तो वैसे यंत्र यदि हमारे किसान बंधु लेते हैं तो उस पर 50% का अनुदान अनुमन्य है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर है। कस्टम हायरिंग सेंटर में हमारे किसान बंधु ट्रैक्टर सहित 2-3 यंत्र और ले सकते हैं। 10 लाख तक की सीमा पर यदि वो यंत्र लेते हैं तो उनको 4 लाख रुपए या 40%, जो भी कम रहेगा वो अनुदान अनुमन्य रहेगा। इसके अलावा फार्म मशीनरी बैंक, जो कि बेसिकली एफपीओज के लिए, हम सब लोग जाने हुए एफपीओ क्या होता है। एफपीओ का मतलब ये है कि अगर हम किसान है ना, कोई ऐसा उत्पाद अगर हम एक ही तरीके के उत्पाद पैदा करने वाले जो किसान बंधु हैं वो सब लोग संगठित होकर यदि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कंपनी एक्ट में उसको रजिस्टर कराते हैं, तो वो एक एफपीओ हो जाता है। तो एफपीओ को फार्म मशीनरी बैंक की भी व्यवस्था है सरकार की तरफ से। उसमें 15 लाख के कृषि यंत्रों को क्रय करने पे 12 लाख तक का अनुदान है। ये तो कृषि यंत्रीकरण की योजना को। इसके बाद कोई काफ़ी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे विद्युत की आपूर्ति नहीं है और किसान बंधु सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट का प्रयोग करते हैं, तो वैसे क्षेत्रों के लिए सोलर पंप की व्यवस्था है। प्लस ऐसे भी ट्यूबवेल जहाँ अगर किसान बंधुओं को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, बिजली का कनेक्शन है वो सोलर पंप से चलाना चाह रहे हैं, तो सोलर पंप की व्यवस्था है। वो भी हमारा सब ऑनलाइन माध्यम से इसकी बुकिंग होती है और इस समय वर्तमान में बुकिंग हो भी रही है। तो इसमें 5 हार्स पावर का, मैं मेरठ जनपद के लिए बता रहा हूँ, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 7.5 और 10 हार्स पावर के सोलर पंप किसान बंधु ले सकते हैं। और इसके अलावा वर्तमान में सरकार का, हम सब लोग जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान है मिलेट्स की ओर है, मोटे अनाज सी अन्नों के प्रति है। तो इसमें अभी चूंकि हमारे किसान बंधु, ये जो हमारा क्षेत्र है, ज़्यादातर हमारे किसान बंधु गन्ना की फसल ज़्यादा लेते हैं और पारंपरिक कृषि में या तो हम लोग धान बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, और श्री अन्न को हम लोग कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो सरकार फिर से इस श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए तमाम जन जागरूकता कार्यक्रम और किसान बंधुओं को प्रेरित करने के लिए कि आप लोग फिर से ये मोटे अनाज है ना, इनको अपनी कृषि में शामिल करिए। सरकार ये नहीं कह रही है कि आप 10 बीघा खेती गन्ने की कर रहे हैं तो 10 बीघा में आप मोटा अनाज उत्पन्न करिए। सरकार की यही मंशा है। देखिए, अगर हम 1950-50 की बात करें तो आप ये सोचिए कि हमारे देश में उतना अन्न पैदा नहीं होता था कि हम अपने देश की आबादी का पेट भर पाए। तो कहीं ना कहीं उस समय हमारे साथ में क्या चैलेंज था, हमारे साथ में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे देश की जो भी आबादी थी उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने का। तो उस समय खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने रासायनिक मतलब उर्वरकों का प्रयोग अपने खेत में करना चालू किया, और आज इतना अंधाधुंध प्रयोग, जितना हमारे खेत को चाहिए, अगर अब मुझे लगता है कि 2.5 से 3 गुना हम लोग ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, उतना हमारी ज़मीन को चाहिए भी नहीं। और अभी बता रहे थे ये ड्रिप इरीगेशन का कि वो कहीं ना कहीं हम लोग यूरिया डालते हैं ना, तो वो हमारे जहाँ पानी, और फिर हम लोग फ्लड इरीगेशन करते हैं तो हमारा खाद तो नीचे चला जाता है, हमारे पेड़ों के जड़ों तक वो रहता ही नहीं कि वो उठा के उसको ले सके। तो 30% के आसपास जो आप यूरिया डालते हैं वही इस्तेमाल हो पाता है, और कहीं ना कहीं हम लोग यूरिया पे यूरिया झोंकते चले जाते हैं। तो उस समय हमारे साथ में चैलेंज था खाद्यान्न सुरक्षा का, लेकिन आज हमारे पास इतना खाद्यान्न है कि हम लोग अपने देश के सभी जो भी लोग हैं उनका पेट भर पा रहे हैं। लेकिन आज के युग में क्या चैलेंज आ गए, इतना रसायन का हम लोगों ने प्रयोग करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो खाद्यान्न है ना, उनके गुणों में कमी आ रही है, उनके पोषक तत्वों में कमी हो गई। तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, उसकी पूर्ति मोटा अनाज से होगी। तो इसीलिए अभी सरकार तमाम कार्यक्रम कर रही है। अभी हम लोग इस पर जन जागरूकता की, लोग इसको इस्तेमाल करना चालू करें। पहले इसकी मार्केट में डिमांड हो, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड होगी तभी तो आप उसको पैदा करेंगे, नहीं तो पैदा करके कहाँ लेके जाएंगे। तो अभी सरकार का इस पर बहुत फोकस है, और हम सब लोग जानते हैं कि जो वर्ष 2023 से इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस मोटे अनाज को श्री अन्न की श्रेणी में तो श्री अन्न की उपाधि दी। क्यों उपाधि दी? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पोषक तत्व न कहीं गेहूं और चावल की अपेक्षाकृत ज़्यादा है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने खरीद के सीजन में इस बार करीब 400 मिनी किट का वितरण किया था, और आगे आने वाले भी समय में जो भी सीजन खरीद में मुख्यतः यहाँ पे ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो 4 तरीके की मिनी किट का वितरण किया जाता है। तो खरीद में जो भी किसान बंधु हमारे मोटे अनाज की खेती अपने 1/10 हिस्से में या 1/20 हिस्से में, 1/5 हिस्से में, मतलब एक छोटे से खेत में करने के इच्छुक हो तो हमारे बीज गोदामों से जब भी मिनी किट आएगा उसे प्राप्त कर सकते हैं। और यही मुख्य योजनाएं थी जो हमारे विभाग द्वारा संचालित है। इसके अलावा और
बाकी मैंने सब बता ही दिया, तो बस मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ ना कहीं सरकार का इस समय जो जोर है वो प्राकृतिक और जैविक खेती पे है। प्राकृतिक जैविक खेती पे क्यों है? क्योंकि मैंने बताया रसायनों के प्रयोग से कहीं ये हम लोग के स्वास्थ्य पे ना प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। पहले आप लोग कभी सुनते थे कि आप लोग के गांव में किसी को शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई? 1960 के आसपास था ऐसा? कभी सुना आपने? नहीं सुना। आज हमें लगता है कि गांव में काफ़ी लोग आप लोग सुनते होंगे कि इनको डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा जो हम लोग खा रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं वो केमिकल हमारे शरीर में जाके हमको नुकसान पहुँचा रहा है। हम उस पोषण का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं अपने। उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? मोटे अनाज से, श्रीअन्न से होगी। तो श्रीअन्न को और वो रसायन रहित खेती की ओर थोड़ा सा जाने का प्रयास करिए। जैविक खेती को अपनाइए। जैविक खेती में तमाम हमारे यहाँ भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें आप लोग को बुलाया भी जाता है, प्रशिक्षित भी किया जाता है। यदि कुछ विशेष जानकारी चाहते हो तो हमारे सभी विकास खंड में ADO AG हैं, नया पंचायत स्तर पे TACs हैं, उनसे संपर्क करके और जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मोटे अनाज को श्रीअन्न की उपाधि किसने दी थी? आ जाइए। एसोसिएट डायरेक्टर KVK हस्तिनापुर से सर आप आए और स्टेज पर आकर बताएं कि फसल अवशेष प्रबंधन हम कैसे करें। जैसे कि DD सर ने भी बताया कि आप पराली को जलाएं नहीं, तो जलाएं नहीं तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, सर आपको बताएंगे। सम्मानित किसान भाइयों, मैं केवल आपका 2 मिनट लूंगा। बस इतना सा बताऊंगा कि 1 हेक्टेयर जैसे गन्ना है आपका, तो 1 हेक्टेयर गन्ने में लगभग सूखी पत्तियां आपको 10 टन मिलती हैं, 10 से 12 टन मिलती है। और आपके खेत में एक एकड़ में जो कार्बन जीवाश्म की जिसकी चर्चा कर रहे थे वो लगभग 3 टन के आसपास ही है, जबकि आपको रिक्वायरमेंट है या जरूरत है 10 टन के आसपास है। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, हेक्टेयर मतलब 2.5 गुना कर लीजिए आप एकड़ को, 2.5 गुना कर लीजिए एकड़ को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कुल मिला के जो जीवाश्म पदार्थ आपका कम है। बस सिंपल सा आपको एक काम करना है कि जितनी सूखी पत्तियां हैं आप उसे कतई जलाएं मत। एक यंत्र आता है मल्चर, उस मल्चर को चलाइए आप, और आपके जो भी गन्ने की उपज है आपकी 800 या 1000 कुंटल जो भी ले रहे हैं आप, उसमें 10% से लेके 15% तक वृद्धि हो जाएगी अगर एक बार मल्चर चलाते हैं। और एक बार मल्चर चलाने का जो खर्चा है लगभग 2 से 2,500 रुपए का डीजल लगेगा आपका एक्स्ट्रा। जीवाश्म पदार्थ आपके खेत में बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा आप जो भी खाद कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसेस आपकी एग्रोनॉमिक कर रहे हैं, आप उसको वैसे ही करिए। आपका 10 से 15% गन्ने की उपज अपने आप बढ़ जाएगी। ये गारंटेड है, मैं लिख के दे रहा हूँ। कोई भी किसान करके देखे, केवल और केवल मल्चर अपने खेत में चला ले। बस मल्चर चलाने से ये होगा कि आपके जीवाश्म पदार्थ बढ़ेंगे और थोड़ी सी खाद की मात्रा भी आपको मिल जाएगी। खाद की मात्रा और जीवाश्म पदार्थ बढ़ने की वजह से आपको जो फर्टिलाइजर इंटेक है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने का जो कन्वर्जन होगा आपके गन्ने के ऊपर जो होगा, लगभग 1 हेक्टेयर में 35 से 40 हज़ार रुपये का आपको फायदा हो सकता है। केवल 2,000 रुपये खर्च करें बस। और रही बात मल्चर मिलने की, तो मल्चर आप गन्ना विभाग की सोसाइटीज में मल्चर रहता है, आप वहाँ से लीजिए। केवल बस एक काम करिए, जलाइए बिल्कुल भी मत, आप उसे बेचिए भी मत, क्योंकि आप बेचेंगे तो बेचने में कोई फायदा नहीं है। 30-35 हज़ार रुपये का आपको नुकसान कर रहे हैं। सिंपल से बस मुझे इतना ही बताना है। थैंक यू। रामानंद जी, भट्टीपुरा से इंद्रपाल जी, महीपाल, वीरेंद्र जी, सन ऑफ नहार सिंह, कालूराम सन ऑफ दीपचंद, अनिल सन ऑफ धीवेंद्र, बिट्टू सन ऑफ कल्लू सिंह, प्रीतम, मन्नू, ऋषिपाल फौजी, खेड़ा से विक्रम सिंह, सुबोध शर्मा जी, दिनेश भारद्वाज सन ऑफ देवदत्त, सोमवीर सुमन सन ऑफ प्रीतम, रमेश चंद्र सन ऑफ होशियारे। कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, जिसका टोल फ्री नंबर है 1800-102-1022, हुंडई जिसका टोल फ्री नंबर है 1894-00830, कोठारी पाइप जिसका टोल फ्री नंबर है 1800-120-4343। इसके अलावा ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है
8097864300 8097864300। तो ये तमाम टोल फ्री नंबर है, साथ ही ग्रीन टीवी का टोल फ्री नंबर हमने आपको बताया। और साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन तभी जरूर दबाएं ताकि आपको तमाम जरूरी जानकारियां जो हैं वो सुनने को देखने को मिलती रहे ग्रीन टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी एक्सपर्ट्स का, हमारे सभी किसानों का जिन्होंने किसान चौपाल में इतने उत्साहित होकर ध्यान से हमारे एक्सपर्ट्स को सुना। सभी एक्सपर्ट्स का शुक्रिया जिन्होंने समय निकालकर हमारे किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और किसानों का शुक्रिया जिन्होंने तमाम जानकारियों को ध्यान से सुना। उम्मीद करती हूँ कि तमाम जानकारियों को आप अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे, आजमाएंगे और खेती से मुनाफा कमाएंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।